हेलो एवरीवन। 5 क्वेश्चन पर शिफ्ट, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एनटीपीसी 25 CBT 1 ने एक पैटर्न क्लियर कर दिया है कि भाई कंप्यूटर का जो वेटेज है ना उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ रहे हैं और यही वो सेक्शन है जहां स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं। अगर आपने भाई 2025 के क्वेश्चन भी लगा लिए ना, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, तो भी ये सेक्शन आपको है ना आने वाले 26 वाले में बहुत सारे नंबर दिला सकता है। तो आज की ये जो वीडियो है, इसमें मैं एनटीपीसी CBT 1 2025 के जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं ना भाई वो कराने वाला हूँ। आप लास्ट तक देखो, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि सीधा क्वेश्चन आया और करा दिया, नहीं, मैं पहले आपको चीज़ें बताऊंगा थोड़ी सी, फिर उसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको मजा आएगा। पहला देखो क्या होता है कि एक इसको हम कहते हैं ASCII। मतलब ये एक कोड है जिसकी मतलब फुल फॉर्म पूछी थी, ऐसी बहुत सारी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ये फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या होता था ना, मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि ये एक कॉमन फॉर्मेट था। मतलब कोई सी भी जो टेक्स्ट फाइल वगैरह हम बनाते हैं कंप्यूटर्स वगैरह में, इंटरनेट वगैरह पे, उसका एक कॉमन फॉर्मेट था जिसका एक स्टैंडर्ड था। क्लियर है? मैं इसमें दिखाऊंगा। मतलब क्या होता है, पैटर्न होते थे कि इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो वो बताएगा ए को, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो बताएगा बी को। इस तरीके से हमने कोड फाइल बना रखे थे। यहाँ पे मैंने शायद ली भी होगी। ये देखिए, आप यहाँ पे देखो कोड फाइल मैंने बना रखी है। जैसे मान लो कि आपको क्या चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे कैरेक्टर देखो, कैरेक्टर दिए हुए हैं। अब जैसे मान लो आपको @ टाइप करना है, तो यहाँ पर उसका देखो HTML कोड है, ओक्टा कोड है, डेका, हेक्सा, इस तरीके से कोड बनते थे, है ना। इस तरीके से जैसे अगर आपको ए टाइप करना है तो आपको क्या कोड बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है कि एक कोडिंग थी जिसको हम क्या कहते हैं, ASCII कोडिंग। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो इसके अंदर क्या है कि भाई एक तो ये 7 बिट बाइनरी नंबर हुआ करता था, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। इसके अंदर जैसे स्ट्रिंग ऑफ 7, 0 to 1, मतलब 0 से 1 तक के बीच में 7 स्ट्रिंग्स थी, ठीक है। और क्या थे, 128 इसके अंदर कैरेक्टर्स थे पॉसिबल, जो 128 कैरेक्टर बनाता है। और ये 128 0 से 127 तक थे। मतलब आप जीरो को भी काउंट करोगे फिर 127 तक काउंट करोगे तो टोटल 128 कैरेक्टर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और इन्हीं 128 कैरेक्टर से क्या होता था कि इंग्लिश के लेटर हो गए, कोई डिजिट, मतलब क्या कहते हैं डिजिट, जैसे 1 2 3 4 कुछ टाइप करना हो, कोई पंक्चुएशन जैसे मान लो कोमा लगाना हो, डैश लगाना हो, कुछ लगाना हो, तो ये सब मिलाकर क्या है, 128 कैरेक्टर है इसके अंदर। और ये क्या है, एक 7 बिट बाइनरी नंबर का कोड होता है। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं। 128 कैरेक्टर होते हैं, जिसके अंदर भाई अपर केस AZ, अपर केस AZ मतलब कैपिटल ए रहेगा, कैपिटल बी रहेगा, कैपिटल सी रहेगा। ऐसे ही लोअर केस स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल जेड, इस तरीके से चलता था। कोई डिजिट टाइप करनी हो, कॉमन पंक्चुएशन जैसे लाइक कोमा बनाया हमने, हैश बनाया, कुछ बनाया, इस तरीके के। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं इनको टाइप करने के लिए इसके अंदर कोडिंग थी जो 128 कैरेक्टर को कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद कंट्रोल कैरेक्टर, जैसे इंक्लूडिंग 33 नॉन प्रिंटिंग, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर थे जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर थे, वो भी इसके अंदर थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि जैसे अगर आपको कैरेक्टर ए टाइप करना है तो उसके लिए डेसिमल वैल्यू 65 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो आपको स्मॉल ए करना है तो उसके लिए 97, अगर आपको जीरो करना है तो उसके लिए 48 होता था। तो ये जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हमने क्या देखा, जीरो का देखते हैं 48, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में जीरो देखो कहाँ पर होगा, वहीं पर इसका क्या होगा, 48 होगा, ठीक है। ये देखो, ये वाला 48 जीरो कैरेक्टर से आ रहा है। तो भाई ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको हवा में उड़ा दे रहा हूँ कि कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। तो ये 2 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। फिर हम और देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि विद रेफरेंस टू कंप्यूटिंग व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर। मतलब इन्होंने इसकी फुल फॉर्म पूछी है जो हमने पढ़ ली, क्या थी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद इन्होंने और क्या पूछा, इन्होंने कहा कि हाउ मैनी यूनिक कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द स्टैंडर्ड ASCII कोड, है ना। तो हमने देख लिया था कितने हैं, 128 है। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं 128 कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने देखा था क्या, 128 जीरो से 127 तक के होते हैं, इसलिए टोटल इसको हम 128 कहते हैं। 128 कैरेक्टर हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया।
फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ASCII लैन एंड CD इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, कि ये क्या चीज़ें होती है। देखो ये सारे जो होते हैं ना, इसमें न्यूमेरिक कोड जो होते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कई तरीके की क्या होती है फॉर्मेटिंग होती है, जिसका जो बेसिक होता है वो क्या है बाइनरी फॉर्मेटिंग, जिसको हम जनरली ASCII में बाइनरी चलती है, लैन में भी बाइनरी चलती है, CD में भी क्या होती है जो कोडिंग होती है न्यूमेरिक कोड्स वो बाइनरी फॉर्मेट में चलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ASI वैल्यू ऑफ द अपर केस लेटर ऑफ B। मतलब B आपको कैपिटल में टाइप करना है तो उसके लिए क्या कोड होगा, मतलब उसके लिए कौन सी वैल्यू ASI की हम लेंगे जिसमें कैपिटल B टाइप होता है। तो यहाँ पर आप देखो 66 पे B। तो भाई बहुत बंदे मेरे को ये कह सकते हैं सर ये पॉसिबल नहीं है याद करना, तो मैं ये कहूँगा भाई वो सब छोड़ दो, आपको पॉसिबल नहीं है तो आप एक तो जीरो की याद कर लो, जीरो से नल कैरेक्टर होता है, एक आप 32 की याद कर लो स्पेशल वाला, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप याद करो 65 से कैपिटल ए चल रहा है, ठीक है। देखो फिर उसके बाद सीक्वेंस लाइन से लगी हुई है, तो आप यहाँ से 65 से 26 तक में चलोगे, जेड आपको मिल जाएगा। क्लियर है। फिर आप यहाँ पे 97 याद कर लो कि ये स्मॉल ए है। फिर यहाँ से दोबारा से इस तरीके से लाइनिंग बना लो, तो इससे आपको क्या हो जाएंगे कैरेक्टर्स याद रह जाएंगे। और एक यहाँ पर आप ये याद कर लो 48 वाला कि 48 जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो 9 तक क्या होगा 57 तक जाएगा। इतना आप याद कर सकते हो, तो इतना आप याद कर लोगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अगर कोई भी बंदा 26 की तैयारी कर रहा है ना, तो अगर उसको कोई भी क्वांट की बेस्ट बुक चाहिए तो भाई हमारी बुक में ओनली 2000 क्वेश्चंस है। इसके अंदर वार्म अप सीट है, फॉर्मूला कॉपी है, कैलकुलेशन सीट्स है और बेस्ट क्वेश्चंस है। मतलब आप 10,000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आप 2000 क्वेश्चन 3-4 बार सॉल्व कर लो प्री से पहले, आपकी इतनी तगड़ी मैथ हो जाएगी, आपको फर्दर कोई कोर्स किसी भी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी। और अभी 197 में हार्ड कॉपी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको परचेज कर सकते हो। ऐसे ही हमारा डेली प्रीमियम PDF का कोर्स है, आप उसको भी ऐप पर 49 में ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो भाई इसका मेन पर्पस क्या था। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड बनता है ना, हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। लाइक जैसे मान लो आप सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो, आप मिलीमीटर मेजर कर रहे हो, या आप केजी मेजर कर रहे हो, तो केजी का एक स्टैंडर्ड है ना कि इतना यूनिट ही 1 किलो होगा, इतना यूनिट ही 5 किलो होगा। कोई ऐसा तो नहीं है ना एक देश 5 किलो कुछ बेच रहा है, एक दूसरा देश 5 किलो में 10 किलो बेच रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो हमने क्या कर दिया एक स्टैंडर्ड वेट जैसे स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो इस तरीके से ये जो कोड्स थे इनको भी स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत थी, नहीं तो क्या होता कोई देश अलग तरीके से यूज़ करता, कोई कंट्री अलग तरीके से यूज़ करती, तो फिर फ़ायदा नहीं होता, हमें समझ ही नहीं आ पाता कि ये क्या चीज़ है या क्या कोडिंग है या क्या कहना चाह रहा है। तो इसलिए हमने क्या करा, एक कोड डिफाइन करा कैरेक्टर्स के लिए, जिसको हमने अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कह दिया, ठीक है ना। यही इसका प्राइमरी पर्पस था, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक है CPU की बात करें, हर किसी को पता है कि भाई CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको ही हम क्या कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, है ना। जैसे हमारा ब्रेन है वैसे ही जो कंप्यूटर है उसका जो ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं CPU कहते हैं। और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर हो गया सबसे पहला, ठीक है। अब ये जो CPU होता है ना भाई, इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं मेमोरी यूनिट, एक को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और एक को हम क्या कहते हैं ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, जो माइक्रो प्रोसेसर एक कंप्यूटर प्रोसेसर होता है दैट इनकॉर्पोरेट्स द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब CPU इसका मेन वो रहता है ऑन ए सिंगल IC, मतलब एक सिंगल IC इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर ये बना होता है, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ALU मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। क्लियर हो गया, 3 पार्ट है। अब जैसे क्या होता है कि जनरली क्या होता है, सिंपल सी बात है कि हमारे पास में कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है कि जिस चीज़ से हम क्या कर पाए, कंप्यूटर को कमांड दे पाए, है ना। जैसे हमने कीबोर्ड में कुछ दबाया तो उससे कमांड CPU में जाता है, जैसे हमने L टाइप किया तो CPU में चला गया, हमने Alt टैब टाइप किया तो CPU में चला गया, हमने माउस से क्लिक किया, तो ये सारे हम कमांड दे रहे हैं, तो इसलिए ये इनपुट डिवाइसेस है ना। कोई दूसरा इनपुट भी हो सकता है, जैसे हमने कोई पेन ड्राइव लगा दी, उससे कोई डाटा हम देना चाह रहे हैं तो वो भी कोई इनपुट डिवाइस हो जाएगा। कोई हमने क्या कर दिया, कुछ और इनपुट डिवाइस ऐसा लगाया जहाँ से डेटा अंदर जा रहा है, तो वो भी कोई मान लो कोई पेन लगा दिया, कुछ भी,
तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, मेमोरी यूनिट होती है ना। तो ये सिग्नल जो होता है ये फिर यहाँ से किस पे जाता है, सीपीयू पे जाता है। फिर सीपीयू क्या करता है, इसको प्रोसेसिंग करता है। अब जैसे हमने कीबोर्ड पे कुछ ऐसा कमांड दबाने के लिए कहा कि जिससे उस कंप्यूटर में गाना चलना चालू हो जाए, तो ये कमांड सीपीयू में गया, सीपीयू ने क्या करा, सॉन्ग को प्ले किया। अब जो ये सॉन्ग है, सॉन्ग कहाँ पे जाएगा, स्पीकर पे जाएगा और स्पीकर पे बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पीकर क्या कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। ये जो मॉनिटर है, आप कोई मूवी देख रहे हो तो वो मूवी डिवाइस में दिख रही है, आपको बाहर आ रही है ना, इसलिए इसको कहा गया आउटपुट डिवाइस। या कुछ आप प्रिंट कर रहे हो तो निकल रही हैं चीज़ें, इसलिए इसको कहा गया आउटपुट डिवाइस। या कोई दूसरी आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है, कोई हेडफोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इनपुट डिवाइस, इनपुट से कहाँ गया, सीपीयू के अंदर गया, और सीपीयू से बाहर आया क्या, उसको हमने कह दिया आउटपुट डिवाइस। सीपीयू के तीन पार्ट है, क्लियर हो गया। जो पहला, आपको इसके अंदर एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो क्या था, 4004 इंटेल का था। ठीक है, ए प्रोसेसर रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे मैंने बताया, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। अब देखो जैसे हमारे ब्रेन का काम होता है कि हमारी बॉडी के हर एक चीज़ को कंट्रोल करना है ना। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या चल रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स रिसीव कर रहे हैं, हर एक चीज़ जो होती है वो कहाँ पे जाती है, वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है उसका जो सीपीयू होता है वो भी क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। तो वो भी क्या करता है, सारे ऑपरेशंस, जो प्रोग्राम्स है, कुछ भी है, क्या इनपुट जाना चाहिए, क्या बाहर आना चाहिए, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू करता है। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि सपोज मान लो आपने कुछ भी चलाया, कोई प्रोग्राम, कोई इंडिकेशन, कुछ डायरेक्शन दी, तो सीपीयू क्या करता है, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो क्या करता है, अब वो इंस्ट्रक्शन और डेटा उसे कहाँ से मिल रहा है, रैम से मिल रहा है। जैसे हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ से इसके अंदर जा रहा है रैम में, फिर ये फैच होकर यहाँ पे सीपीयू पे जा रहा है, सीपीयू इसकी क्या कर रहा है, फैचिंग कर रहा है, मतलब इसको देख रहा है, पढ़ रहा है कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो रैम में गई, फिर रैम के बाद सीपीयू ने काम करा, तो सीपीयू के जैसे एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, ये सारे प्रोग्राम करते हैं, फिर जो भी डायरेक्शन देनी होती है फिर ये वापस भेज देते हैं। क्लियर हो गया। और सीपीयू में क्या होता है कि बहुत सारे फास्ट ना इंटरनल स्टोरेज होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कह देते हैं, रजिस्टर कह देते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक क्लिक दबाया बहुत जल्दी काम हो गया, या हमने कुछ चलाया बहुत जल्दी वो चीज़ें रिस्पॉन्स करती हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि उसको हम कहते हैं रजिस्टर्स। ठीक है ना, ये रजिस्टर्स क्या होते हैं ना, बहुत फास्ट वर्क करते हैं। ठीक है, तो इन रजिस्टर्स की वजह से क्या होती है कि जो सीपीयू होती है उसकी स्पीड जो होती है इतनी ज़्यादा हाई होती है। लाइक इनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका सीपीयू है या आपका जो प्रोसेसर है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, कितना वो ज़्यादा फास्ट है। तो ये हमने देखा सीपीयू का मेन काम, कि उसका मेन काम क्या होता है, ये ब्रेन की तरह वर्क करता है। कोई सी भी कमांड इसके पास आए तो ये क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शन को, उन कमांड को पढ़ता है, फिर उसके बेस पे क्या करना चाहिए उसको आगे प्रोसेस कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है सीपीयू का, जैसे हमने देखा सीपीयू में तीन पार्ट थे, तो इसका एक पार्ट था जिसको हमने कहा क्या, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। क्लियर है, जिसकी फुल फॉर्म है, कभी कभार ये फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो ये क्या काम करता है, जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है ये एक क्या है, फंक्शनल ब्लॉक है। ठीक है, सीपीयू का, रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग और अरिथमेटिक ऑपरेशंस। मतलब क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जितने भी काम जिसमें मतलब एक बेसिक कैलकुलेशन चल रही है, लाइक जैसे आप किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, या फिर लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन जैसे ऐड और नोट, कंपैरिजन, ये अगर आपने नहीं पढ़े तो अभी समझ नहीं आएंगे। जैसे कहीं पर क्या होता है, और का मतलब होता है ये या ये, लॉजिकल गेट होता है कि ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके की जो कमांड्स होती हैं उनको हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को कौन प्रोसेस करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक का सिंपल सा मतलब मैथमेटिक्स मान लो, लॉजिक यूनिट का मतलब जहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन लग रहे हो। क्लियर हो गया। तो इनको हम कहते हैं, ये सारे काम कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है कंप्यूटर का वो काम करता है। जैसे आपने कोई सा भी कैलकुलेशन या कुछ भी करवाया वो सारी चीज़ें वो करेगा। ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड द कोर कंप्यूटेशनल इंजन ऑफ कंप्यूटर सिंस ऑल कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग टास्क आर कैरिड हियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी कैलकुलेशंस हो गए या ऐसे जितने भी टास्क है जिसमें डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं वो सारे कहाँ पर होते हैं, इसी एएलयू यूनिट में होते हैं। ठीक है, ALU works closely with register to receive input data, process it and returns the result for storage in registers और main memory, है ना। तो ये कह रहा है कि जैसे अभी मैं आपको रजिस्टर भी बताऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि ये क्या करता है ना, ALU फास्ट काम करने के लिए रजिस्टर के साथ में क्या करता है, इसकी डेटा ट्रांसफरिंग चलती है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी वर्क कर पाता है। मतलब एक्चुअल में क्या है कि जितनी भी स्पीड है या फास्ट जो बनाती है वो सारे कौन बनाते हैं, वो रजिस्टर की वजह से होती है। तो ये क्या करता है, एएलयू रजिस्टर के साथ में आप समझ लो वर्क करता है एक तरीके से, उससे डेटा लेता है, उस पर काम करता है और फिर प्रोसेस कर देता है और फिर वापस भेज देता है। इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो एएलयू के की फीचर हमने क्या देखे, दो तरीके के फीचर देखे। एक तो इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन रहता है, मतलब ये क्या करता है, मैथमेटिक्स वाला काम करता है, लाइक जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कम करना, बढ़ाना, कंपेयर करना, ये सब चीज़ें। फिर एक इसका काम होता है लॉजिकल ऑपरेशन, कि भाई एंड है, और है, नहीं है, जोर है। ये एडवांस है थोड़ा, अगर आपको नहीं भी समझ आए तो आप इतना समझो कि अभी एंड और नॉट, नोर, नैंड, नोर, कई सारे ये लॉजिक गेट्स होते हैं, है ना। तो इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन, जो क्या करते हैं, कई सारी कंडीशनल तरीके से वर्क करता है। तो ये सारा कहाँ होता है, एएलयू में होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा एएलयू। अब इसके बाद एक क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो भाई इसका काम होता है सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, उसको कंट्रोल करना। मतलब कुछ भी चीज़ें हैं, कोई सी भी एक कमांड आई, है ना, तो ये कमांड जैसे रैम से गई, तो उस कमांड को क्या करना, फैच करना पहले कि वो क्या चीज़ है। जैसे मान लो आपने एक वीडियो चलाई, तो वो जो कमांड गई उसके पास में, वो ऐसे जाएगी कि भाई ये वीडियो रिलेटेड है, फिर डिकोड होगा कि कौन सी वीडियो चलानी है, फिर उसके बाद जब वो वीडियो चलाने के लिए एग्जीक्यूशन होगा कि ये वाली वीडियो चलाओ। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये इस कंट्रोल यूनिट की वजह से होती है। मतलब ये क्या करता है, सिंपल सी बात है, जो कंप्यूटर है, एएलयू ने कुछ काम किया या कुछ भी हुआ, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। इट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट्स ईच इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी, एएलयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे सिंपल सी बात है, आपने माउस से दो क्लिक मारे कहीं पर किसी फाइल को ओपन करने के लिए, यहाँ पर गई, यहाँ से इस पर गई सपोज, फिर यहाँ से इस पे आ गई, या फिर मान लो क्या हो गया, इस सीएनयू ने इस कमांड को आगे प्रोसेस कर दिया। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एक तरीके का फ्लो बनाता है कि भाई यहाँ से इसके पास जाएगी, फिर यहाँ से इसके पास जाएगी, फिर यहाँ से इसके पास जाएगी। तो ये एक तरीके का कंट्रोल यूनिट होता है, जो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसी कौन सी इंस्ट्रक्शंस कब चलेंगी, या इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, या अभी पैरेलली 3 4 5 एक साथ मल्टी इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, तो इन सब का काम, इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है ना। तो जैसे सीपीयू से आगे टास्क कहाँ पे जाएगा, या सीपीयू से कौन सा टास्क आएगा, या इनपुट डिवाइस से कौन सा टास्क यहाँ पहुँचा, या किस टास्क को अभी प्रोसेस करना है, ये सारा काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इनको एग्जीक्यूट करता है, और क्या करता है, जो फ्लो है, डेटा का जो फ्लो है उसको ये डायरेक्ट करता है कि कहाँ कौन सी चीज़ होगी। तो इसका क्या काम हो गया, जैसे मान लो कोई कोड आया, उसकी फैचिंग करना, उसको देखना, फिर उसको डिकोड करना कि वो क्या कह रहा है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना। इसी तरीके का सेम प्रोसेस चलता है। और ये कैलकुलेशन वगैरह ये सब कुछ नहीं करता, क्योंकि कैलकुलेशंस वगैरह कौन करते हैं, एएलयू करते हैं। ठीक। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो पीडीएफ है भाई, ये आरबी चैनल पे जो कंप्यूटर 3.0 है वहाँ से ली है मैंने, है ना। ठीक। तो ये सिंपल सा क्या कर रहा है, बस जो सिग्नल्स है, डेटा है, उनको मैनेज कर रहा है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, फ्लो को मैनेज कर रहा है, बीच में जो डेटा का मूवमेंट है उनको कंट्रोल कर रहा है, और जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उनको क्या कर रहा है, आपस में सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो कंट्रोल यूनिट का काम आपको पता चल गया। ठीक। फिर उसके बाद एक लास्ट जो यूनिट है, इसको हम कह देते हैं क्या, ये है मेमोरी यूनिट। ठीक। तो मेमोरी यूनिट एक तरीके की क्या है, जब आपको पता चल रहा है मेमोरी है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्टोरेज कंपोनेंट है। इस मेमोरी यूनिट में क्या होता है कि जैसे कई सारे रजिस्टर्स और कैच वगैरह ये सारी चीज़ें रहती है। तो मैंने जैसे कई कई यहाँ पर मेमोरी यूनिट की जगह इसको रजिस्टर्स भी कह देते हैं। ठीक है, या रजिस्टर यूनिट भी कह देते हैं। तो मेमोरी यूनिट क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये जो एएलयू होता है इसको बहुत फास्ट काम करना होता है। तो ये जो रजिस्टर होता है उसके साथ उससे डेटा लेता है, उसको भेजता है, इस तरीके से चलता है। मतलब इसने क्या करा, इससे डेटा लिया, काम किया, काम करके फिर इसमें स्टोर कर दिया, इस तरीके से काम होता है। तो ये जो मेमोरी यूनिट है ये बिल्कुल इस तरीके से है कि मान लो एक मशीन है ना, एक मशीन में कुछ भी प्रोडक्शन होना है, तो इसने जल्दी से क्या करा, यहाँ से माल लिया, बनाया, इसको वापस इस गोडाउन में भेज दिया, इस तरीके से काम चलता है। तो ये जो मेमोरी यूनिट है इसमें हमने क्या देखा, इसमें रजिस्टर्स होते हैं, कैच वगैरह होते हैं, और ये क्या करता है, टेम्परली जो डेटा होता है, मतलब कोई सा भी इंस्ट्रक्शन आया, जैसे एक वीडियो चलाने का इंस्ट्रक्शन आया, तो उसने उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर लिया, फिर आगे भेज दिया। तो ये क्या करता है,
टेम्पररी तौर पे क्या करता है, वो जो डेटा है उनको होल्ड कर लेता है कि क्या होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने 5 कमांड दी, तो अभी पहले कौन सी कमांड दी, दूसरे कौन सी कमांड दी, तो ये उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, रख लेता है अपने पास में, फिर एक के बाद एक उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करके रखता है और भेजता रहता है। ठीक ठीक। तो यहाँ पर देखो उसके बाद क्या करें, इट एक्ट्स एज द प्रोसेसर रैपिडली प्रोवाइडिंग डेटा टू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो मैंने जैसे अभी एएलयू में हमने क्या बताया था, ये क्या करता है, मेमोरी यूनिट या फिर रजिस्टर से इनपुट डेटा लेता है। तो मेमोरी यूनिट का क्या काम हो गया, ये एएलयू को क्या कर रहा है, डेटा दे रहा है ना। तो इसलिए कह रहा है प्रोवाइडिंग डेटा टू द एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रिड्यूसिंग वेट टाइम। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर रजिस्टर जितना बढ़िया होगा उसका जो वेटिंग पीरियड होगा वो कम होगा। कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास ऐसे कुछ साधन है, बहुत फास्ट गाड़ी है, तो उससे क्या हो रहा है, माल जल्दी जल्दी पहुंच पा रहा है एएलयू के पास में। अगर आपकी गाड़ी स्लो होगी तो आप जल्दी से पहुंचा नहीं पाओगे, तो काम खत्म नहीं होगा। तो इस मेमोरी यूनिट में रजिस्टर्स जितने अच्छे होंगे वो क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को इसके पास भेजेंगे और जल्दी जल्दी टास्क को ख़त्म करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सीपीयू है वो बहुत फास्ट काम करेगा। तो ये डिफरेंस आता है। तो जो ये रजिस्टर्स हैं या ये जो मेमोरी यूनिट है, अगर ये अच्छी होती है तो इससे क्या होता है, जो वेटिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है और ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यही है ना। तो इसका क्या क्या फंक्शन है ना। एक तो हमने देखा ये क्या करता है, जो डेटा होता है उसको स्टोर कर लेता है टेम्परेरी तौर पर, ठीक है। फिर उसके बाद इसका क्या पर्पज़ होता है, यही चीज़ें हमने देखी कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना है। ये हायरार्की मेंटेन करता है, लाइक जैसे कौन सा डेटा है, कौन सा पहले करना है, किसको बाद में करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इसको कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद हाई स्पीड होता है, रजिस्टर्स जो होते हैं हाई स्पीड होती है, इसलिए ये इतनी जल्दी काम कर पाते हैं। और छोटी छोटी स्टोरेज जो होती है इनके पास में होती है, ताकि जो इंस्ट्रक्शन का जो भी छोटा छोटा डेटा है उसको ये तुरंत सेव करते हैं और भेज देते हैं, फिर हट जाता है, फिर सेव करते हैं भेज देते हैं, फिर हट जाता है, इस तरीके से काम करता है। तो जैसे इसके अंदर रजिस्टर मिलता है, इसके अंदर आपको कैच मेमोरी भी मिलती है, ये भी सेम उसी तरीके से वर्क करती है। जैसे स्मॉल फास्ट मेमोरी होती हैं सीपीयू वगैरह की, तो उसको स्टोर करेगा, उसके इंस्ट्रक्शंस को देगा, यही सारी चीज़ें। इसके अंदर एक और पार्ट रहता है जिसको हम कहते हैं एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो क्या करता है, मैनेज डेटा फ्लो बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। मतलब कोई सा भी इंस्ट्रक्शन जो इस रैम तक पहुंचा, फिर इस रैम से मेमोरी यूनिट तक पहुंचा, तो यहाँ पर क्या होता है, एक एमएमयू रहता है जिसको मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं, जो क्या करता है, रैम और इसके बीच का जो क्या कहते हैं डेटा ट्रांसफ़र है, फ्लो है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है या हैंडल करता है, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर्स भी हमने देख ही लिए, जैसे मैंने बता दिया रजिस्टर्स क्या होता है, हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस होती हैं, सीपीयू के अंदर होती हैं, फास्ट प्रोसेस पे ये काम करता है। और इसके बाद ये बिट्स में चलती हैं, जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, इन सब में, ठीक है ना। और जैसे ये जो रजिस्टर्स हैं सीपीयू में कई तरीके से यूज़ होती हैं, जैसे पीसी में यूज़ होती है एमएआर, जिसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, ये एक अलग तरीके की रजिस्टर है। तो इस तरीके की कई टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होती हैं, ये भी आप पढ़ लोगे, ठीक। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का कौन सा पार्ट नहीं है। सीपीयू के हमने 3 पार्ट देखे, एएलयू देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा कंट्रोल यूनिट सीयू, हमने क्या देखा, हमने देखा मेमोरी यूनिट। तो हार्ड ड्राइव जो है एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये क्या है, सीपीयू का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज आर नॉट ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक कार्ड नहीं है पार्ट। देखो अब कितना सिंपल लगेगा अगर किसी बंदे ने पढ़ रखा है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द कंप्यूटर सिस्टम व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। हर किसी ये क्वेश्चन तो भाई पक्का है, जो भी देखेगा लगाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू इन ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। भाई सीपीयू तो ब्रेन है, तो आप जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके डेटा को प्रोसेस करेगा, फिर आगे बढ़ा देगा, है ना। तो यही काम है। तो इसका आंसर क्या होगा, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन द आर्किटेक्चर ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू की बात कर रहा है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विशेस द फंक्शन ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट फ्रॉम दैट ऑफ द कंट्रोल यूनिट। मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो एएलयू है हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, सीपीयू के 2 पार्ट की बात कर रहा है, कह रहा है कि ये एक दूसरे से कैसे अलग है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई जैसे हमने बताया एएलयू का काम क्या होता है, एएलयू का काम होता है कैलकुलेशंस और लॉजिक्स जो होते हैं उन पर काम करना, है ना। कैलकुलेशन में जैसे सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस तरीके की चीज़ों पे काम करना। लॉजिक
पे काम करना, एंड और नॉट नोर नैंड, इन सब पे काम करना। और कंट्रोल यूनिट में हमने क्या देखा था, कंट्रोल यूनिट में हमने देखा था कि जो डेटा है, फ्लो ऑफ डेटा, उस पर काम करना। क्लियर हो गया। तो एएलयू हैंडल क्या करता है, कैलकुलेशन एंड लॉजिक फंक्शंस, ये हमने देखा। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मैनेज इंस्ट्रक्शंस फ्लो एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, यही था। तो ये आप ऑप्शन देखते तो आप इसको लगा देते। क्लियर। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया जिसको हम कहते हैं सीमोस। ये जैसे जो बंदे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लेके पढ़ते हैं उनको पता होता है जनरली सीमोस। सीमोस जनरली इन्होंने सीमोस का फुल फॉर्म पूछा है। सीमोस स्टैंड्स फॉर, सीमोस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मतलब ये जो सीमोस है ये एक सेमीकंडक्टर है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहते हैं। इस तरीके का आपको दिखने को मिलता है। ठीक। सीमोस देखो होता क्या है, ये एक बैटरी पावर्ड सेमीकंडक्टर चिप होती है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी होती है, जो क्या करता है ना, कुछ इसेंशियल डेटा जो होता है उसको क्या करता है ना, ये होल्ड करता है। तो उससे क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जैसे कंप्यूटर वगैरह कभी बंद हो जाते हैं, है ना, तो या कुछ दिक्कत होती है या कुछ भी, जैसे मान लो मैंने कंप्यूटर यूज़ किया, मैंने बंद कर दिया, मैंने एक हफ्ते बाद कंप्यूटर को दोबारा ओपन किया तो उसमें टाइम भी करेक्ट दिखाता है, उसमें डेट भी करेक्ट दिखाता है, इस तरीके की चीज़ें। तो ये जो सीमोस होता है ना, ये बैटरी से चलने वाला सेमीकंडक्टर चिप होता है। ये क्या करता है ना, ये ऐसी कन्फिग्रेशंस जो होती है ना उनको स्टोर करता है। और क्या करता है, जब कंप्यूटर बंद हो जाता है और फिर जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हो तो ये वापस से उसको सही करके दिखाता है। और इसका क्या काम होता है, इट इनेबल्स द बायोस टू होल्ड कन्फिग्रेशन डेटा फॉर ए स्टेबल बूट। अगर जैसे मान लो आपको अपने बायोस में कुछ चेंज करना है। बायोस का क्या मतलब होता है कि जैसे आप जब कंप्यूटर, मान लो आपका कंप्यूटर चल नहीं रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, क्रैश हो गई, विंडोज़ ओपन नहीं हो रही, तो उस केस में क्या होता है ना, कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर के साथ में एक चीज़ लिंक होती है जिसको हम कहते हैं बायोस। वो कभी ख़राब नहीं होगा, तो उससे हम क्या करते हैं ना, दोबारा से कुछ इंस्टॉल करना हो, फॉर्मेट मारना हो, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो जो सीमोस होता है इसका यही काम होता है। ये क्या होता है, बैटरी पावर्ड सेमीकंडक्टर होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर चिपका हुआ होता है, जो क्या करता है, जैसे कन्फिग्रेशन सेटिंग्स होती हैं जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, तो जैसे डेट, टाइम, हार्डवेयर सेटिंग, उन सबको ये क्या करता है, सेव करके रखता है। फिर जैसे ही ओपन किया जाता है तो ये वापस से उस उन सारी चीज़ों को बिल्कुल वैसा दिखाता है जैसा होना चाहिए। ठीक है। और ये क्या करता है, बायोस वगैरह के कन्फिग्रेशन को इनेबल करता है ताकि एक स्टेबल बूट हो पाए। तो ये कुछ आपकी फुल फॉर्म है। ठीक है ना, तो आप इसको याद रख सकते हो, ये काम की चीज़ें। जैसे यहाँ पर भी देखो सीमोस है, तो ये आ सकती हैं एग्ज़ाम में, तो ये सारी आपको पढ़ लेनी है। ये मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ से पढ़ लेना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडरिंग द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ प्रेसिंग द टैब की विद इन ए कमांड लाइन इंटरफेस CLI और टर्मिनल। देखो क्या होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट होता है। अगर किसी को नहीं पता तो क्या होता है ना, कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट की जगह होती है। ठीक। तो जब आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हो और इसके अंदर कुछ भी कर रहे होते हैं, मतलब ये क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू की जा सकती हैं, एक तरीके की कोडिंग की तरह होता है जिसमें कोड टाइप होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब ये जैसे मान लो लाइन है कहीं पर भी, तो इसमें क्या होता है कि जब आप लाइन यहाँ पर क्या करोगे, टैब मार दोगे, टैब बटन होता है ना, टैब बटन अगर आप यहाँ पर टाइप करते करते ऐसे मार दोगे तो ये क्या करेगा, इट अटेम्प्ट्स टू ऑटो कंप्लीट द करेंटली टाइप्ड कमांड। तो जो भी कमांड आप दे रहे हो, मतलब जैसे कोई कोडिंग के लिए कोई कमांड आप दे रहे हो, तो उस कमांड में अगर आप टैब मार दोगे ना, तो मान लो वो कोडिंग में अपने आप इंटर हो जाएगा और उस कोड का जो काम होगा वो दिखाने लगेगा, जो भी उससे होने लगेगा। या फिर जैसे मान लो आप क्या करते हो, कोई एक्सेल फाइल बनाई, आपने इंटर मार दिया, या सेव करना है तो आपने इंटर मार दिया, तो वो ओके हो जाता है। इसी तरीके से सेम जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जब आप इसमें टैब मार देते हो तो वो जो कमांड होता है वो कंप्लीट मान लेता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक। तो या फिर मान लो कोई फाइल नेम हो, तो उन सब चीज़ों के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, भाई ये सभी को पता है। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। तो सीडी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो सीडी होता है भाई, ये लगभग 120 का 4.75 इंच का ऑप्टिकल पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक डिस्क होता है। ठीक। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जैसे आपको पता है डिजिटली स्टोर करने के लिए, रीड करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कई तरीके की सीडियाँ आती हैं। ठीक। तो इसमें आपने देखा होगा पुराने टाइम में हम गाने सुनते थे चला के सीडी प्लेयर से, है ना, वीडियो गेम खेलते थे, गाने सुनते थे, वीडियोस देखते थे, इन सब के लिए यूज़ होता है। तो एक तरीके का ये स्टोरिंग
डिस्क है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता था। तो कई तरीके के ये होते थे, जैसे CADA होता था, डिजिटल ऑडियो, जिसमें स्टैंडर्ड म्यूजिक वगैरह CD के रिकॉर्ड होते थे। ऐसे ही एक CD-ROM होता था, रीड ओनली मेमोरी, है ना। ऐसे ही एक CDR होता था, रिकॉर्डेबल, यूज़र कैन राइट डेटा वंस। मतलब इसमें क्या होता था, आप खाली डिस्क लेकर आओ और इसमें आप अपने गाने, अपनी वीडियोस जो मन कर रहा है उसको भर दो, स्पेस भर जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब वो एक बार क्या होता था, बर्न होता था। ठीक है, मतलब आपने एक बार मेमोरी कार्ड है, सपोज आपने एक बार भर दिया तो आप उसको डिलीट करके खाली कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता था कि CD में एक बार भर दिया तो वो खाली नहीं हो सकती। ये रिकॉर्डेबल वाली थी। और ऐसे ही एक रीराइटेबल थी जिसमें डेटा को आप मिटा भी सकते थे, दोबारा से भर भी सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑप्शन करेक्टली एक्सप्लेन द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। देखो, इनपुट डिवाइसेस, भाई मैंने पहले ही बता दिया, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, जहाँ से आप क्या कर रहे हो, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, है ना। और आउटपुट, जहाँ से कुछ भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। जैसे कीबोर्ड से आपने कुछ इंटर मारा तो वो क्या हो गया, कंप्यूटर में वो कमांड चली गई, तो इनपुट डिवाइस है। माउस पे आपने क्लिक करा, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक, गेम खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन, उसमें आप कुछ भी बोल रहे हो, है ना, तो वो क्या कर रहा है, एक सिस्टम के थ्रू जा रहा है, तो ये भी क्या, इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन है तो इसमें आप क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो ये भी क्या हो रहा है कि इनपुट जा रहा है सिस्टम के अंदर। टच पैड इनपुट जा रहा है, कोई लाइट पेन है, वेब कैमरा, ये सारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। जहाँ से भी कुछ भी अगर क्या हो रहा है, डेटा जा रहा है अंदर, तो उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, सिंपल सी बात है। और कुछ भी डेटा आ रहा है उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आप कोई वीडियो देख पा रहे हो, कोई ऑडियो आप सुन पा रहे हो, कोई गेम आप देख पा रहे हो, प्रिंट हो रहा है ना, तो ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये आउटपुट डिवाइसेस में देखो, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्लोटर, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में दिख रही है, माइक्रोफिल्म हो गई, ये सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। क्लियर हो गया। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनपुट डिवाइसेस इनेबल्स यूजर्स टू सेंड डेटा इनटू द सिस्टम। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, इसके थ्रू आप क्या करते हो, अपनी कमांड देते हो ना कंप्यूटर को, तो आप क्या कर रहे हो, इनेबल्स यूजर टू सेंड डेटा, सिस्टम में डेटा दे रहे हो, तो इसलिए ये क्या इनपुट डिवाइसेस है। वाइल आउटपुट डिवाइसेस कम्युनिकेट प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन बैक टू द यूज़र। और आउटपुट डिवाइस में क्या हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है वो आपके पास में आ रही है कंप्यूटर से निकल के। इसके मतलब जो डेटा है या जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूज़र के पास आ रही है। तो यही क्या है, ये इसका डिफरेंस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कमांड इन विंडोज 10 CMD, ये उसी कमांड प्रॉम्प्ट की बात कर रहा है जो अभी मैंने आपको बताया था, विल डिलीट ऑल लॉग फाइल्स। लॉग फाइल होती है जिसके एक्सटेंस, जैसे PDF में आपने देखा होगा ना, .PDF होता है ना, जैसे MP4 में आपने देखा होगा .MP4 होता है। उसी तरीके से क्या होती है, एक लॉग फाइल होती है जो क्या होती है, .log लिखा होता है उसके पीछे में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन द करंट डायरेक्टरी विदाउट आस्किंग फॉर कन्फर्मेशन। मतलब कह रहा है कि CMD में ऐसा कौन सा कमांड है, अगर आप उसको डालो तो जो करंट डायरेक्टरी होगी ना उसको वो डिलीट कर देगा। डायरेक्टरी क्या होती है, ये एक तरीके का क्या है ना, मान लो कोड वर्ड होता है। जैसे हम तो क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम को देख रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिस्टम दिख रहा है कि भाई फोल्डर है, फोल्डर में आपकी फाइल रखी हुई है, आपकी एक्सेल फाइल, PDF, ये सारी चीज़ें रखी है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर ना डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मैनेज्ड होती हैं। तो अगर आप क्या करो ना, कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर ये कमांड डाल दो तो वो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी जो करंट वाली है। तो ये उसका कमांड होता है। तो अब देखो लॉग फाइल क्या होती है, जैसे मैंने बताया, लॉग फाइल एक कंप्यूटर जनरेटेड टाइपिकली प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है। मतलब एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें टेक्स्ट रहते हैं। ठीक है, दैट रिकॉर्ड्स ए क्रोनोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड टाइम स्टैम्प लिस्ट ऑफ इवेंट, एक्शन एंड एरर्स अक्कर वाइन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये क्या कह रहा है, आप जैसे कोई सिस्टम चला रहे हो तो आपने उसके अंदर क्या क्या काम किए, कौन कौन सी एप्लीकेशन खुली, कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या ओपन किया, कहाँ एरर आई, कौन सा सर्वर चलाया, कौन सी वेबसाइट ओपन करी, उन सब का ना हिस्ट्री रहता है। क्या इवेंट हुए, क्या आपने काम किए, क्या एक्शंस हुए, कहाँ पर एरर दिए, वो सभी की हिस्ट्री किसके अंदर रहती है, लॉग फाइल में रहती है। ठीक है, तो समझ आ गया लॉग फाइल क्या होती है। दे आर क्रूशियल फॉर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस टवर्ड शूटिंग, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम, टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी बाय यूजिंग डिस्क स्पेस। देखो क्या होता है ना, ये शायद आपको नहीं पता हो, जैसे हम गेम खेलने के लिए करते थे कॉलेज में, आपके पास मान लो 4 GB की रैम है। अब भाई गेम चल नहीं रही तो उसमें क्या होता था बहुत बार कि हम उसको पेन ड्राइव लगा देते थे। पेन ड्राइव लगा के राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है, तो क्या होता है ना कि हम कुछ एक्सटेंड डेटा को लगाकर
स्पेस को लगाकर, मेमोरी को लगाकर क्या कर सकते हैं, उसको रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो क्या करेगा, जैसे जो रैम जो होती है उससे एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे आप ये देखो, एक प्रोग्राम ए चलाना है उसके लिए 1 GB की ज़रूरत है, एक प्रोग्राम बी चलाना है उसके लिए 4 GB की ज़रूरत है, एक सी चलाना है उसके लिए 1 GB की ज़रूरत है, एक प्रोग्राम डी चलाना है उसके लिए 2 GB की ज़रूरत है। मतलब 4 2 6 7 8, 8 GB का प्रोग्राम सपोज टोटल चलाना है। लेकिन आपके पास है 6 GB की रैम, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में एक डिस्क लगा देंगे 2 GB 4 GB का, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो रिमेनिंग 2 GB है ना वो इसमें खींच लेगा। ठीक, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, जो एक्चुअल में मेमोरी नहीं है बट टेम्पररी तौर पे हमने इसको लगा दिया। ठीक है, तो इससे क्या काम हुआ, इससे आपकी जो रैम कैपेसिटी होती है वो टेम्पररी तौर पे क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है ना, बाय किसी हम डिस्क स्पेस या किसी में स्पेस लगाकर उसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द कैच मेमोरी इन ए कंप्यूटर। कैच मेमोरी जो होती है उसका मेन पर्पस क्या है। जैसे हम बहुत बार कहते हैं ना कि कैच क्लियर करो, कैच क्लियर करो, ये कैच मेमोरी होती क्या है। जैसे कैच, अगर हम ब्राउज़र की बात करें, आपके ब्राउज़र में भी कैच में रहता है, ऐप्स होती हैं, ऐप्स में भी कैच मेमोरी रहती है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी करते हो ना, जैसे मान लो आपने लॉगिन किया, आपने क्रोम पे गए, गूगल क्रोम ब्राउज़र पे गए, आपने लॉगिन किया फ़ोन में, किसी एक साइट पे लॉगिन किया, तो वो जो लॉगिन एड्रेस होता है वो कैच मेमोरी जैसे उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस साइट पे जाते हो तो आपको पासवर्ड, लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड डालना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सेव कर रखा है, वो ऑटोमेटिकली दिखाता है, आप बस एंटर मारते हो, ओपन हो जाता है। तो कैच मेमोरी क्या करता है, इन सब चीज़ों को स्टोर करके फास्ट बनाता है चीज़ों को, है ना। मतलब कौन सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनका हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम खोल रहे हो, ऐप में इंस्टा ऐप है आपके पास में, इंस्टा खोल रहे हो, तो एक बार लॉगिन आईडी आपने डाली, वो सेव रहती है जब तक आप उसको लॉग आउट ना करो, तो वो उसके कैच मेमोरी में पड़ी हुई है। क्योंकि आप बार बार जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे, आप बार बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे नहीं, क्योंकि दिक्कत होगी। तो इसको हम कहते हैं कैच मेमोरी। जब भी आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्वेंटली चीज़ को एक्सेस करते हो, तो ये कैच मेमोरी क्या करता है, उन सब चीज़ों को स्टोर करके रखता है। तो ऐसे ही सेम कंप्यूटर में भी ये रहता है। ठीक, तो ये एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, एक्ट एज बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन रैम। तो ये क्या करता है, जैसे हमारा जो सीपीयू है और नीचे जो हमने रैम देखा था, इनके बीच में क्या करता है, एक बफर की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, इस तरीके का डेटा जिसको बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, उसको वो क्या करता है, अपने पास में स्टोर करके रखता है, ताकि तुरंत वर्क कर सके। क्लियर हो गया। तो यही क्या है, कैच मेमोरी। कैच का मतलब ही यही है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इनकैप्सुलेट्स द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर इन कंप्यूटर सिस्टम। देखो भाई, क्या था कि कंप्यूटर सिस्टम में ना दो तरीके के आर्किटेक्चर जो हैं वो बने हैं, फंडामेंटल आर्किटेक्चर। तो ये उन्हीं दो की बात कर रहा है कि ये जो दो आर्किटेक्चर हैं, इनमें बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो क्या है। तो देखो, हार्वर्ड जो आर्किटेक्चर है वो क्या करता है, अलाउज साइमल्टेनियस फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, पोटेंशियली इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, वाइल द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर टाइपिकली फेच देम सीक्वेंसली। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक मशीन है, उसमें क्या हो रहा है कि आपको सपोज मान लो कि रोटी बनानी है ना। तो रोटी बनानी है तो क्या होगा कि जैसे एक ऑर्डर आया कि भाई 10 रोटियां बना दो, तो मैंने 10 रोटी बनाने के लिए आटा डाल दिया, अब 200 रोटी बनेगी। फिर एक ऑर्डर आ गया कि मेरी 50 बना दो, फिर एक ऑर्डर आ गया मेरी 20 बना दो। तो अब क्या होगा, पहले 10 कंप्लीट होगी, फिर 50 जाएगी, फिर 20 जाएगी। तो ये जो काम है ना, ये काम किसका था, वॉन न्यूमैन का था। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर था, उसमें अगर आप कुछ भी कमांड डालते हो तो पहले जो कमांड गई है पहले वो कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद दूसरी कमांड जाएगी, फिर वो कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद तीसरी जाएगी। लेकिन जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर था उसमें क्या होता था कि वो साइमल्टेनियसली कई सारी कमांडें ले सकता है, इंस्ट्रक्शंस ले सकता है, और वो पैरेलली क्या होती हैं, वर्क करती रहती हैं। तो इसलिए जो वो क्या कहते हैं, हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है वो कई मामले में क्या था, एफिशिएंट था, फ़ायदेमंद था, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। तो यही डिफरेंस है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में हमने क्या देखा, वो क्या करता है, एक्चुअल में सेम मेमोरी को यूज़ करता है, जिसकी वजह से चीज़ें जो होती हैं सीक्वेंस में चलती हैं। जैसे एक ही मशीन है उसके पास में, तो एक कंप्लीट होगा तभी दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तभी उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है ना, उसके पास अलग अलग तरीके की मेमोरीज़ हैं। मतलब उसके पास अलग अलग तरीके की छोटी छोटी मशीन से हैं, जिसमें क्या होता है, एक में कुछ डाल दिया, एक में कुछ डाल दिया, एक में कुछ डाल दिया, और अलग अलग काम चल रहा है पैरेलली।
तो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर का फंडामेंटल था, ठीक है। तो ये भाई ये क्वेश्चन कर लिया, दोबारा आ गया। इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइपलाइनिंग इन सीपीयू आर्किटेक्चर। ये पाइपलाइनिंग का क्या मतलब है सीपीयू के आर्किटेक्चर में। देखो कभी कभार क्या होता है कि अब जैसे हम जो सिस्टम है हमारा, हम अपने सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि एक ही काम कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि कंट्रोल यूनिट जो होता है सिस्टम का, वो क्या करता है, वो डेटा को कंट्रोल करता है कि कौन सा कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ठीक है ना, डेटा कहाँ से आएगा, डेटा कहाँ को जाएगा, इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तो इसी इसमें क्या होता है ना, एक प्रॉपर क्या होता है, मेंटेन रहता है प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं पाइपलाइन या पाइपलाइनिंग इन सीपीयू। उसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई डेटा डाला, इसने कोई डेटा डाला, तो पहले ये फेचिंग के लिए गया, ठीक है। फिर ये फेचिंग मतलब इसने पढ़ा इंस्ट्रक्शन की क्या है कंट्रोल यूनिट ने, फिर इसके बाद ये डिकोड करता है कि अच्छा है इस ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका क्या मतलब है, फिर उसके हिसाब से ये एग्जीक्यूट करता है, ठीक। तो फिर उसके बाद ये क्या करेगा, उसका जो भी करना हो उसको भेज देगा। लाइक सपोज आपने एक डबल क्लिक किया, एक कोई गाने वाली फाइल थी, उस पर डबल क्लिक किया, फिर इसने देखा कि कौन सी फाइल थी, फिर इसने डिकोड किया, अच्छा इसने डबल क्लिक किया मतलब उस फाइल को चलाना है, तो इसने क्या करा, उस फाइल को ओपन किया। मान लो गाने वाली फाइल थी, फिर ये गाने वाली फाइल कहाँ पे गई, स्पीकर पे गई और गाना चलने लगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पाइपलाइनिंग कहते हैं, कि ये मल्टीपल स्टेज में काम कर रहा है, जिससे एफिशिएंसी बहुत फास्ट होती है और क्या होता है कि काम प्रॉपर तरीके से हो पाता है। इसी को हम कहते हैं पाइपलाइनिंग इन सीपीयू आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसमें भी इन्होंने यही कहा है, पाइपलाइनिंग इन सीपीयू आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंटली बूस्ट परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट, अलाउइंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस साइमल्टेनियसली बाय ओवरलैपिंग देयर एग्जीक्यूशन स्टेज। तो अब इसमें ये क्या करता है कि जैसे ऐसे बहुत सारे कमांड है ना, जो डबल ओपन करने के ही हैं, फाइल को ओपन करने के लिए, वो सारे एक बार में इसके अंदर चले जा रहे हैं। फिर यहाँ से कोई डिकोड हो रहा है, डिकोड हो रहा है, इस तरीके से जाते हैं। तो कई सारे काम एक साथ ये चलाता है पाइपलाइनिंग में, जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो होती है सीपीयू की वो फास्ट रहती है। फिर कह रहा है कि इन मॉडर्न सीपीयू व्हाट टेक्निक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ए कोल्ड बूट एंड ए वार्म बूट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। एक कोल्ड बूट मतलब देखो, बूटिंग क्या होती है कि कंप्यूटर को दोबारा, या कोई सिस्टम है, जैसे आप फ़ोन में भी बूट मारते हो तो आपका फ़ोन दोबारा से ऑन होता है, ऐसे ही कंप्यूटर में जब हम बूट करते हैं, कंप्यूटर को दोबारा ऑन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं बूट करना, आपके ओएस को, कंप्यूटर सिस्टम को। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कोल्ड बूट। कोल्ड बूट में क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है ना, रीस्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ए पावर्ड ऑफ स्टेट, वाइल ए वार्म बूट रीस्टार्ट इट फ्रॉम ए रनिंग स्टेट। देखो क्या मतलब है, आप कंप्यूटर चला रहे हो, ठीक है, आपने उसमें बूट में डाल दिया, तो वो क्या करेगा, चलते चलते ही कंप्यूटर आपका क्या कर लेगा, रीस्टार्ट चालू हो जाएगा। मतलब जब आप चलते कंप्यूटर में क्या कर लो, बूट करने की कोशिश करो, तो वो जब रीस्टार्ट हो जाए तो उसको कहा जाता है वार्म बूट, ठीक है ना, बूट। और ऐसे ही क्या हो कि जब आपका कंप्यूटर जो है ना पावर ऑफ स्टेट में हो, मतलब आपका कंप्यूटर बंद करा है, आपने कंप्यूटर चालू किया और चालू करते ही उसको बूट पे लगा दिया, तो उस टाइम पर जो रीस्टार्ट होगा ना, उसको हम कहते हैं कि कोल्ड बूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेस ऑल्ट टैब। मतलब आपका कंप्यूटर जो होता है उसमें अगर आप ऑल्ट दबाओगे, यहाँ पे ऑल्ट बटन होता है, यहाँ पे टैब बटन होता है, जब आप इन दो को दबाते हो तो क्या दिखता है आपको, स्विचेस बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। तो क्या होगा, जैसे आपके सारे एप्लीकेशन दिखाएंगे, देंगे आपने क्या क्या खोल रखा है, तो अगर आप ऑल्ट के साथ टैब दबाते रहोगे ऐसे स्विच करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सब फोल्डर्स व्हेन ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स। भाई आप सब फोल्डर क्यों बनाते हो, क्योंकि आप अच्छे तरीके से रख पाओ। क्योंकि जैसे मान लो कि आपके पास आपने एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपने अपना नाम लिख दिया चंदन, है ना, मैंने जैसे अपना नाम लिख दिया, फिर मुझे चाहिए, अच्छा मैं यूट्यूब का कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया YT, ठीक है ना, मैं टेलीग्राम का कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेलीग्राम, है ना। फिर यूट्यूब में मैं क्या कर रहा हूँ, CGL का कंटेंट बना रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया CGL फोल्डर, NTPC का कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने लिख दिया NTPC फोल्डर। तो इस तरीके से हम नेमिंग कर देते हैं सब फोल्डर की। तो ये वही कह रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सब फोल्डर्स, यही पर्पस है, ताकि हम मैनेजमेंट बढ़िया कर पाए। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ए गुड वे टू कीप योर फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए कंप्यूटर। भाई वही है, फोल्डर बनाने चाहिए हमें, तभी हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूट डायरेक्टरी इन ए हायरार्किकल
फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, इट इज़ द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी इन द फाइल सिस्टम हायरार्की फ्रॉम विच ऑल अदर डायरेक्टरीज ब्रांच। ये मैंने वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको हायरार्की बता रहा था ना, क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर देखते हो वैसा नहीं होता, उसका ना एक अपना अलग तरीके का एक फोल्डर सिस्टम रहता है, जिसमें क्या होती है कई सारी पेड़ की तरह ब्रांचेस निकली रहती है कि यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ से ये चल रहा है। अगर मैंने ये देखिए, जैसे इस तरीके से वो दिखता है कि यहाँ पे रूट डायरेक्टरी है, फिर वहाँ से रूट से यूज़र्स, एप्लीकेशंस, वॉल्यूम्स, फिर यहाँ से ये इस तरीके से ये डिवाइड होकर चलता है आगे। इस तरीके की रूटिंग में काम होता है हायरार्की में, ठीक है। तो सबसे ऊपर रहता है रूट डायरेक्टरी, जो सबसे फर्स्ट और टॉप लेवल की डायरेक्टरी होती है किसी भी फाइल सिस्टम में। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच ऑल अदर फाइल्स, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से सारी फाइलें निकलती हैं, इसलिए इसको ट्रंक ऑफ द फाइल सिस्टम, ट्रंक ऑफ द फाइल सिस्टम भी कहते हैं। इसकी लोकेशन जब आप यूनिक्स, लिनक्स सिस्टम इन सब में खोलोगे तो ये एकदम टॉप पे आपको दिखाई देता है। इन विंडोज़ दिस इज़ यूजुअली रूट ऑफ ए ड्राइव सच एज सी। अब जो भी है ये आप ध्यान रख सकते हो। की कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज़ नो पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी का क्या मतलब है, जैसे ये तीन का पेरेंट ये है ना, इसका पेरेंट ये बंदा है, तो रूट का कोई पेरेंट नहीं होता क्योंकि ये टॉप पे होता है ना, यही कह रहा है ये। और डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी इज कंटेनर यूज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन ए कंप्यूटर फाइल सिस्टम कॉमनली नोन एज फोल्डर्स। ये वही मतलब है, ये डायरेक्टरी है जो एक इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो रखी है कि इसके अंदर ये रहेगा, यूजर्स में ये चीज़ें रहेंगी, एप्लीकेशंस में ये चीज़ें रहेंगी, वॉल्यूम्स में ये चीज़ें रहेंगी, है ना। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द टैब की ऑन ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड। देखो क्या होता है कि मान लो सपोज आपके पास माउस नहीं चल रहा, आपको आप ऑप्शन देखते हो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखा रहा है, इस पे एंटर मारोगे तो यहाँ हो जाएगा। अब आपको जाना ओके पे, तो आप टैब मारते रहो, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। मतलब टैब मारते हो तो नीचे की तरफ ऐसे चलता रहता है, ऑप्शन बाय ऑप्शन, ऑप्शन बाय ऑप्शन, टैब मारते रहो, टैब मारते रहो, आप अपनी पोजीशन पे पहुँच जाओगे। तो यही काम है किसका, टैब का, टू शिफ्ट द कर्सर टू द नेक्स्ट फील्ड और टैब ऑप्शन, मतलब जो नेक्स्ट ऑप्शन है जहाँ पर कुछ चीज़ पॉसिबल है, एंटर मारना है या कोई भी एक्शन पॉसिबल है, टैब मारने से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके उस जगह पे पहुंच सकते हो, या जितने भी ऑप्शन है उसके थ्रू होता हुआ वो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टैब की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ विंडोज ओएस अलाउज यूजर टू मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग सच एज डिस्प्ले। मतलब कह रहा है कि अपना जो विंडो ओएस है ना, अपना विंडोज 10 हो गया, 11 हो गया, तो उसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमको, डिस्प्ले रेजोल्यूशन हो गया, साउंड, कुछ भी, ये सारा हमको मिलता है कंट्रोल पैनल में, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आपका सिस्टम सिक्योरिटी रिलेटेड, यूज़र अकाउंट कौन कौन या यूज़ कर रहा है, नेटवर्क, इंटरनेट हो गया, हार्डवेयर, साउंड हो गया, या फिर मान लो कोई प्रोग्राम है उसको इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है ना, लैंग्वेज, क्लॉक, रीज़न, सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाती है, कंट्रोल पैनल के अंदर मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल पैनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीपीयू डिटरमाइंस हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन इट कैन प्रोसेस पर सेकंड। इसको हम कहते हैं क्लॉक स्पीड। आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर वगैरह या लैपटॉप वगैरह खरीदने जाते हो ना, या फिर आप अगर अपनी विंडोज़ की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो वहाँ पर लिखा रहता है एक क्लॉक स्पीड रहती है, ठीक है ना। तो क्लॉक स्पीड जैसे कहीं पर क्या कहते हैं 1.5 रह गया, गीगाहर्ट्ज़ हो गया, कहीं पर 3.2 गीगाहर्ट्ज़ हो गया, इस तरीके से क्लॉक स्पीड रहती है। तो क्लॉक स्पीड होती क्या है, क्लॉक स्पीड डिटरमाइन करता है कि जैसे जितनी ज़्यादा स्पीड होगी ना, उतना फास्ट जो सीपीयू होगा ना, इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। मतलब जैसे जितना ज़्यादा स्पीड उसकी होगी उतनी जल्दी जल्दी वो इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, उसको फॉलो अप करता है। तो जिस कंप्यूटर की जितनी ज़्यादा फास्ट क्लॉक स्पीड होगी उतना ही वो अच्छा क्या होता है, सिस्टम होता है, ठीक है। तो क्लॉक स्पीड या जिसको हम क्लॉक रेट कहते हैं, ये क्या होता है, ये कंप्यूटर का एग्जीक्यूशन जो होता है पर सेकेंड के हिसाब से वो उसको मेज़र करता है। और जब भी ऐसी चीज़ें, मतलब कोई सी भी फ्रीक्वेंसी जब पर सेकंड के हिसाब से चलती है तो जनरली हम उसको हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। तो ये जो क्लॉक स्पीड होती है ये गीगा हर्ट्ज़ में होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इट एक्ट्स एज द प्रोसेसर टेम्पो वेयर इक्वल 1 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब इतना फास्ट ये चलता है। और जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो जो कंप्यूटर है उसका जो फास्टनेस हो गया या उसका जो टास्क सॉल्व एबिलिटी होगी वो उतनी ज़्यादा क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एप्लीकेशन विद
मल्टीपल टैब्स लाइक ब्राउज़र, मतलब बहुत सारे टैब आपके खुले हुए हैं, लाइक आपने एक डॉक सिस्टम खोल रखा है, आपने एक एक्सेल फाइल खोल रखी है, आपने एक फाइल एक्सप्लोरर खोल रखा है, आपने एक जगह पे वीडियो चला रखी है, एक जगह पे यूट्यूब चला रखा है। तो कह रहा है कि एक से दूसरे टैब में अगर स्विच करना हो तो कैसे आप करोगे। कंट्रोल कंट्रोल यहाँ पे रहता है और टैब यहाँ पे रहता है। कंट्रोल दबाकर जब आप टैब बार बार दबाते रहते हो तो ये क्या होता है, यहाँ से इसमें स्विच हो जाएगा, फिर यहाँ से इसमें स्विच हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ से इसमें स्विच हो जाएगा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है ना। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डज पीसीबी स्टैंड्स फॉर। आप जैसे मान लो किसी के घर में अगर एसी है या फिर टीवी है या कुछ भी है, तो हम कहते हैं कि भाई इसकी पीसीबी की गारंटी जो है वो 10 साल की है ना। तो ये पीसीबी होता क्या है, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने सपोज एक कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर में आप क्या लगाते हो, आप कंप्यूटर में सीपीयू लगाते हो, आप कंप्यूटर में रैम लगाते हो, आप कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगाते हो, बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में लगाते हो। तो ये जो चीज़ें आप लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो, एक ना सर्किट होता है, हर एक चीज़ का एक क्या होता है, कॉमन सर्किट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने हार्ड ड्राइव लगा दी, यहाँ पे हमने कोई माइक्रो प्रोसेसर कोई माइक्रो चिप लगा दी, यहाँ पे हमने कोई रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे हमने मान लो रैम लगा दी, यहाँ पे हमने हार्ड ड्राइव लगा दी, कुछ लगा दिया। तो इस तरीके से क्या होता है ना, एक कॉमन बेस होता है जिसके ऊपर सारी चीज़ें लगाई जाती है और फिर वो वर्क करती है। तो ये जो कॉमन बेस होता है या कॉमन जो सर्किट होता है ना, इसको हम कहते हैं पीसीबी। ये क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। क्लियर हो गया, जैसे एसी में भी पीसीबी रहता है। तो हर किसी का जो फंडामेंटल एक सर्किट होता है कम, उसको हम क्या कहते हैं, पीसीबी कहते हैं, मदरबोर्ड जो एक्चुअल में होता है, ठीक है ना। तो ये फंडामेंटल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसके ऊपर सारी चीज़ें क्या होती है, लगाई जाती हैं। तो ये आप बाकी डेफिनेशन यहाँ से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट ये हमने देख लिया, पीसीबी स्टैंड फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीसीबी, है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इनकरेक्ट है। क्या इनकरेक्ट है, पीसीबी सर्व ओनली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड नॉट पोर्टेबल डिवाइसेस, गलत है। देखो भाई, पीसीबी जो होता है ना, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये कॉमन टर्म है, ये कंप्यूटर में भी आपको मिलेगा, ये एसी में भी आपको मिलेगा, ये टीवी में भी आपको मिलेगा, हर एक ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो होती हैं सब में ये देखने को मिलता है, क्योंकि एक कॉमन बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारी चीज़ें लगाई जाती है और उसी बोर्ड को हम पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइल डिलीशन व्हाट इज द टाइपिकल इमीडिएट इफेक्ट ऑफ मूविंग ए फाइल टू द ट्रैश और रिसाइकल बिन इन ए जियो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइल डिलीशन व्हाट इज द टाइपिकल इमीडिएट इफेक्ट ऑफ मूविंग ए फाइल टू द ट्रैश और रिसाइकल बिन। मतलब कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एक फाइल को डिलीट कर रहे हो, है ना। तो कह रहा है कि व्हाट इज द टाइपिकल इमीडिएट इफेक्ट, क्या इमीडिएट इफेक्ट होना चाहिए ऑफ मूविंग ए फाइल, एक फाइल को मूव करने का, टू द ट्रैश, ट्रैश और रिसाइकल बिन में आप उसको करना चाहते हो, तो कैसे आप करोगे। तो कह रहा है कि फाइल इज मूव्ड टू ए स्पेशल डायरेक्टरी एंड इट्स डायरेक्टरी एंट्री इज अपडेटेड बट द डेटा रिमेन्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस। मतलब देखो क्या होता है, जैसे बहुत सारी फाइलें हैं ना, एक फोल्डर आपने खोला, उसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो जब मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ ना, तो आपके डेस्कटॉप में होम पेज पे आप देखोगे इस तरीके से एक रिसाइकल बिन बना होता है। तो ये फाइल जो होती है ना, ये उस रिसाइकल बिन में चली जाती है, क्लियर है। और हम मैंने जैसे बताया था कि डायरेक्टरी होती है, उसके ऊपर चलता है सारी चीज़ें। तो वो डायरेक्टरी में क्या होता है ना, वो लोकेशन जो होती है ना, वो अपडेट हो जाती है कि बंदा यहाँ से मूव होकर इधर चली गई, क्लियर है। लेकिन उसका जो स्टोरेज है, जो डेटा है, वो वही रहता है। फिर अगर आप चाहो तो दोबारा से रिसाइकल बिन से इसको हटा सकते हो या फिर दोबारा से रिस्टोर कर देते हो, तो रिस्टोर होने पे जहाँ से ये फाइल आई थी वहीं वापस चली जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द इजीएस्ट वे टू सॉर्ट फाइल्स बाय नेम इन द फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 11 ओएस। मतलब कह रहा है कि कौन सा इजीएस्ट वे है फाइल एक्सप्लोरर में फाइल सॉर्टिंग का। मतलब क्या है, देखो सिंपल सा मतलब है कि भाई आप क्या करो, आपके पास बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं, तो आप चाहते हो सॉर्टिंग करना, है ना। मान लो कि आपके पास 100 बंदों का डेटा पड़ा हुआ है, सारी फाइलों की नेमिंग है, कोई अभिषेक है, कोई जया बच्चन है, ठीक है ना, कोई माधुरी दीक्षित है, ठीक है, कोई सलमान खान है। तो इन सब के नाम से फाइलें पड़ी हुई हैं। तो अब आप चाहते हो इसको सजाया जाए, तो आप कैसे सजाओगे, आप चाहोगे कि ए वाले ऊपर आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर सी आ जाए, डी आ जाए, इस तरीके से आपको भी आसानी होगी, है ना। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके सिलेक्ट ग्रुप करके नेमिंग कर सकते हो, या फिर सिंपल सा रहता है, ऊपर एक ऑप्शन रहता है सॉर्ट। सॉर्ट में जैसे इस नेम पे क्लिक किया आपने, फिर नेम में दिखाता है
जैसे ही नेम कर दोगे असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे रखते हो उसके ऊपर डिपेंड, वो अपने आप क्या करता है सॉर्टिंग कर देता है। सेम इसी तरीके से फाइल एक्सप्लोरर में भी अगर आप उस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक मारोगे, सिलेक्ट ग्रुप बाय करोगे और उसमें नेम सेलेक्ट कर दोगे तो वो अपने आप से क्या होता है नेमिंग फॉर्मेट में सारी फाइल्स को दोबारा से अरेंज कर देता है, जिससे आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन ए फाइल नेम व्हेन रीनेमिंग इन विंडोज। कह रहा है कि जब हम रीनेमिंग करने जाते हैं विंडोज़ में, है ना, तो कौन सा कैरेक्टर अलाउ नहीं करता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं इस तरीके से, है ना, कोई XYZ कुछ फाइल है, कुछ में डाउनलोड लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है, तो आप चाहते हो कि हर किसी की नेमिंग कर दी जाए। तो आपने एक फाइल का नाम रख दिया आकाश, एक फाइल का नाम रख दिया चंदन, एक फाइल का नाम रख दिया सपोज प्रवीण, एक फाइल का नाम रख दिया सपोज हिमांशु, ठीक है ना। इस तरीके से आपने अलग अलग फाइलों के नाम रख दिए। तो क्या होता है कि जब आप फाइलों के नाम रखते हो तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आप सब कुछ टाइप कर सकते हो। उसके अंदर क्या होता है ना, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो आप नहीं टाइप कर सकते, वो लेगा नहीं। जब भी आप कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दोगे उस फाइल की नेमिंग करते टाइम, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर जैसे आपने क्या कर दिया क्वेश्चन मार्क, अगर जैसे आप लिख रहे हो फाइल की नेमिंग में, जैसे सपोज मैं अपना नाम लिख दिया मैंने चंदन, और मैंने इसके साथ में क्वेश्चन मार्क और लगा दिया, तब वो रीनेमिंग नहीं होगी, है ना। या फिर मान लो आपने स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ये, जैसे ये लगा दिया तब भी नहीं होगी, या ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ऐसे कैरेक्टर्स क्या होता है फाइल की नेमिंग में लेता नहीं है ना। तो यही क्वेश्चन था इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विच फीचर इन विंडोज अलाउज यू टू क्रिएट शॉर्टकट्स टू फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर्स फॉर इजियर एक्सेस। देखो विंडोज़ में क्या होता है कि जब आप होम पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस का एक ऑप्शन दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप मान लो कि लैपटॉप है आपके पास में, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, लेकिन जनरली आप एक मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, आप गानों की एक प्लेलिस्ट है उसको यूज़ कर रहे हो, और एक पर्टिकुलर फोल्डर है जिस पे आप काम करते हो। तो आपने वो तीन क्विक एक्सेस में रख लिए, और आप हमेशा क्या करोगे, होम पे क्लिक करोगे, क्विक एक्सेस मारोगे, वो तीन दिखाई देंगे तुरंत, और किसी में भी आप काम करना चालू कर दोगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है ना। तो कहाँ मिलता है ये? क्विक एक्सेस में मिलता है, जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाली चीज़ों को रख सकते हो ताकि जल्दी से जल्दी एक्सेस कर पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि विच फीचर इन विंडोज अलाउ यू टू रिकवर फाइल दैट वर एक्सीडेंटली डिलीटेड। ये मैंने बता दिया था। मान लो अगर आपने किसी फाइल को डिलीट किया तो वो चली जाती है रिसाइकल बिन में। फिर आप क्या करो, रिसाइकल बिन के अंदर जाओ, उस फाइल पे राइट क्लिक करो और उसको रिस्टोर कर लो, तो वो फाइल वापस वहीं चली जाएगी जहाँ से वो आई थी। तो रिसाइकल बिन से आप क्या कर सकते हो, फाइल को दोबारा से रिकवर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही कह रहा है, वही क्वेश्चन है रिसाइकल बिन का। अब ये देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन ए विंडो डेस्कटॉप। आपका एक विंडो डेस्कटॉप है, इसके अंदर आपको न्यू फोल्डर बनाना है। तो सिंपल सी बात है, ब्लैंक स्क्रीन होगी, जैसे ये वाली स्क्रीन है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तो दिखाएगा फोल्डर का ऑप्शन, न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे, एक नया फोल्डर बन जाएगा, इसकी आप नेमिंग कर दोगे। तो इस तरीके से आप न्यू फोल्डर बना सकते हो। आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन ए कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये कह रहा है कि क्या इफेक्टिव मेथड है जिससे आप फोल्डर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो जैसे मान लो एक फोल्डर में बहुत कुछ पड़ा है, तो आपने क्या करी, वीडियो वाली फाइल का एक फोल्डर बना लिया जिसमें आपने लिख दिया वीडियो, और वीडियो फाइल उसके अंदर डाल ली। आपने एक ऑडियो फाइल का फोल्डर बना लिया, उसके अंदर गाने वाली सारी फाइलें डाल दी। आपने डॉक फाइल का एक अलग फॉर्मेट बना दिया, उसमें डॉक फाइल डाल ली। आप एक काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे, तो प्रोजेक्ट नाम लिखा, प्रोजेक्ट वाली फाइल्स उसके अंदर डाल ली। तो इस तरीके से अगर आप एक वेल कंटेंट स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको ईजी रहता है। यही क्वेश्चन ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल प्रिवेंट ए फाइल फ्रॉम बीइंग रीनेम्ड इन ए विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कह रहा है कि जैसे मान लो कि आपके पास में एक फोल्डर पड़ा है, उसके अंदर कई सारी फाइल्स हैं, है ना। तो इस फाइल को कुछ भी नेम था, अब इस फाइल का नेम आपको कुछ रख देना है। सपोज इस फाइल का नेम आपको XYZ रखना है। तो कह रहा है कि कब ऐसा होगा जब ये फाइल का नेम आप रीनेम नहीं कर पाओगे। एक तो तब जब उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर हो जाए, तब नहीं कर पाओगे, जो कैरेक्टर्स मैंने बताया। या फिर क्या हो कि अगर वो फाइल ना कहीं पर आपने खोल रखी है पहले से ही, मतलब आप उसमें वर्किंग कर रहे हो, और फिर आप बैक से फाइल एक्सप्लोरर में जाके उसका अगर रीनेमिंग करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइल अभी खुली हुई है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, फिर रीनेमिंग करनी पड़ेगी, तब वो फाइल क्या होगी, रीनेम हो पाएगी। तो अगर कोई फाइल ओपन होती है करंटली तो उसकी रीनेमिंग नहीं हो पाती,
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेथड अलाउस यू टू क्रिएट ए न्यू टेक्स्ट फाइल इनसाइड ए स्पेसिफिक फोल्डर इन विंडोज़। अगर आपको एक टेक्स्ट फाइल नई बनानी है तो कैसे करोगे? सिंपल सी बात है भाई, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, फिर वहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करोगे। अगर मान लो आपको एम एस डॉक खोलना हो, इसी तरीके से राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, वहाँ पे डॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट ही डॉक का ऑप्शन मिल जाता है राइट क्लिक करने पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फाइल सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए फाइल सिस्टम मेटा डेटा, है ना। तो ये जो मेटा डेटा है, कह रहा है कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारे फाइल सिस्टम में। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी आपकी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, उनके नेम हो गए, साइज हो गए, टाइम स्टैम्प हो गए, क्या परमिशन उसमें मिलनी चाहिए, इन सब का जो रिकॉर्ड होता है ये मेटा डेटा रखता है, ठीक है। तो मेटा डेटा का मतलब यही होता है कि आपका जो डेटा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये रिकॉर्ड करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है, अपने पास में रखता है। तो यही मेटा डेटा का काम होता है, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डायरेक्टरी एसाइक्लिक ग्राफ, जिसको हम डैग कह रहे हैं, स्ट्रक्चर फॉर फाइल सिस्टम्स कंपेयर टू ए सिंपल ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज, मतलब कह रहा है कि ये जो डैग है, डैग जिसको हम डायरेक्टरी एसाइक्लिक ग्राफ कह रहे हैं स्ट्रक्चर, इसका एडवांटेज क्या है। एक्चुअल में क्या होता है, डैग इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ हार्ड लिंक्स अलाउइंग ए सिंगल फाइल टू हैव मल्टीपल डायरेक्टरी एंट्रीज। क्या मतलब है इसका? देखो क्या होता है कि जैसे मान लो एक आपने बनाया है ना, तो इसकी है ना कई सारी डायरेक्टरी बना दी, एक ये यूज़र हो गया, एक ये यूज़र हो गया, एक ये यूज़र हो गया। तो अब जैसे क्या होता है कि जनरली मान लो आपके पास में कोई फाइल है, आप इस फाइल में कोई चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस फाइल में चेंज करोगे, फिर आप एक बार इसको भेजोगे, एक बार इसको भेजोगे, एक बार इसको भेजोगे, तो ऐसे कई सारे बंदे होंगे तो कई सारे भेजने पड़ेंगे। लेकिन इस डैग में जो होता है, इससे क्या होता है कि जैसे आपके पास ये जो फाइल थी, आपने क्या करा ना, इसमें एक बार एंट्री करी, एक उसमें, और एंट्री करके है ना आप एक बार में मल्टीपल डायरेक्टरी में एक साथ एंट्री कर देते हो। तो ये फ़ायदा होता है कि इसका डायरेक्टरी एसाइक्लिक ग्राफ का, मतलब आपको अलग अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। ये अच्छा, चलो रैम आ गया, रैम देखते हैं। भाई देखो मेमोरी होती है, मेमोरी कई तरीके की होती है। एक इसके अंदर मेमोरी में एक आता है प्राइमरी मेमोरी, एक आती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना, जनरली, ठीक है। और एक होता है कैच। तो प्राइमरी जो मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एकदम मतलब प्रीमियम टाइप की, वो दो तरीके की होती हैं। एक को हम कहते हैं रैम, एक दूसरा टाइप होता है उसको हम कहते हैं रोम। सेकेंडरी मेमोरी में एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं रैंडम मेमोरी, और एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें, जिसके दो पार्ट थे, रैम और रोम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होती है ना भाई, ये वॉलेटाइल टेम्पररी मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ भी चीज़ जब आप उस टाइम पर यूज़ कर रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये सेव करके रखता है। जैसे ही आपने लैपटॉप शट डाउन किया, ये उस चीज़ को भूल जाता है। जैसे मान लो आपने क्या करा कि कुछ कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है ना, या कोई डेटा ऐसा था जिसको आपने यूज़ किया जो यूज़ होना बाकी है, लेकिन लाइट जैसे ही जाएगी वो डेटा इरेज हो जाता है अपने आप। तो ऐसी मेमोरी को हम वॉलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, जो रैम में रहती है। और इसको फास्टर मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज़ फास्ट एक्सेस के लिए होता है ना। सीपीयू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ द रैम एट एनी टाइम। और सीपीयू क्या कर सकता है, इस मेमोरी को चेंज कर सकता है जब मर्जी। मतलब मान लो जब उसको दूसरा इंस्ट्रक्शन डालना हो इसके अंदर, तो वो दूसरी मेमोरी डाल देगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन डाल देगा, तो पहली वाली हट जाएगी, दूसरी चलेगी। अब मान लो कोई और इंस्ट्रक्शन देनी है रैम के अंदर, तो वो दूसरी चल जाएगी। तो मतलब जनरल सेंस में क्या है कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, कि जैसे मान लो आप क्रोम चला रहे हो, या फिर आप मान लो कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, तो उसमें रैम की ज़रूरत है। तो वो रैम जो है वो क्या कर रहा है, उस टेम्पररी मेमोरी को क्या करता है, यूज़ करता है। और जैसे ही मान लो आपने उसको ख़त्म कर दिया, आपने वो ऐप बंद करी, अब आप कुछ और चला रहे हो, तो वो इंस्ट्रक्शन पूरी ख़त्म, और जो नई इंस्ट्रक्शंस है वो रैम में चलने लगती है। तो ये इसलिए इसको वॉलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है। और ये क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और ये इसलिए बहुत फास्ट चलती है ना, क्योंकि ख़त्म हुआ काम तो वो इरेज हो जाती है अपने आप, ठीक है ना। तो इसलिए इट इज़ ए राइट एंड राइट मेमोरी। अब ये जो रैम होती है दो तरीके की होती है, एक को हम कहते हैं स्टैटिक रैम या एस रैम, एक को हम कहते हैं डायनेमिक रैम, डी रैम। स्टैटिक रैम जो होती है फास्टर होती है, बड़ी होती है, और डी रैम से महंगी होती है स्टैटिक रैम। और जो डायनेमिक रैम होती है, नीड कंटिन्यूस रिफ्रेशिंग, वाइडली यूज टू इम्प्लीमेंट मेन मेमोरी, एंड इट स्टोर्स ईच बिट इन कैपेसिटर। मतलब दो तरीके की है, एक स्टैटिक जो एडवांस है, एक डायनेमिक
है ना, जिसको हमें कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करना पड़ता है अगर कुछ भी चेंज करना है। लेकिन ये जो स्टैटिक वाली होती है ये खुद से चेंज होती रहती है, रिफ्रेश करती रहती है, ऑटो रिफ्रेश। फिर ऐसे ही हमने प्राइमरी मेमोरी का एक और टाइप देखा था जिसको हम कहते थे रोम, रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये टेम्परेरी नहीं होती, ये परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है। ठीक, लाइक जैसे मान लो क्या होता है कि आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर को क्या करना है, स्टार्ट करना है। जब आप स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टार्ट करने के दौरान चालू होती हैं, है ना। तो वो जो डेटा है वो रोम के अंदर रहता है, जो परमानेंट डेटा होता है, ये बार बार डिलीट नहीं होता। जब भी आपका कंप्यूटर शट डाउन होगा, फिर रीस्टार्ट होगा, या जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, पावर ऑन करोगे, तो ये सारा डेटा इस रोम से चालू होकर उसको एक्टिव करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। केवल रीड करना है हमें इस मेमोरी से, और ये परमानेंट मेमोरी होती है क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही, इसका डेटा डिलीट नहीं हो रहा। जैसे इसमें कुछ भी आ रहा है, ये एक फिक्स काम के लिए होती है, ठीक है ना। और प्राइमरली इसका स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के टाइम इसका यूज़ होता है कि भाई क्या क्या चीज़ें मुझे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के टाइम चाहिए। तो वो सारा कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो डेटा रोम प्रोवाइड कर रहा है। इसके भी टाइप होते हैं, पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, एम रोम होता है, ई रोम होता है ना। जैसे पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, इसमें क्या होता है कि जो रोम है आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो। वन टाइम यूज़र प्रोग्रामिंग होती है जिसमें आप अलग से इसको प्रोग्राम कर सकते हो कि इस चीज़ के लिए मैं इस रोम को बना रहा हूँ। ऐसे ही ईपी रोम होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को इरेज करके फिर दूसरा प्रोग्राम डाल के उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एम रोम होता है जिसको हम मार्क्स रोम कहते हैं। ऐसे ही ईईपी रोम होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्पररी वाइल ए कंप्यूटर इज रनिंग। तो टेम्पररी और वॉलेटाइल की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम है ना, इसका मतलब टेम्पररी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर फाइल्स एंड फोल्डर टाइपिकली स्टोर्ड इन। तो आपको पता है जो कंप्यूटर का डेटा है वो किस में स्टोर रहता है, जो फाइल्स, वीडियोस, फोल्डर्स, गेम किस में रहती है, हार्ड ड्राइव में रहेगी सारी इंस्टॉल्ड, मतलब स्टोर्ड या इंस्टॉल्ड कुछ भी कह लो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर ए सिनेरियो वेयर ए यूजर इज इंटरेक्टिंग विद a graphical application which component of the computer system is primarily responsible for rendering the visual element displayed on the monitor। मान लो आपको एक ग्राफिकल एप्लीकेशन चलाना है तो उसके लिए कंप्यूटर को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये पूछ रहा क्वेश्चन। जैसे आपने चलाई एक गेम, तो गेम हेवी होती है, तो वो गेम के जो विजुअल्स हैं, उसकी जो वीडियो चल रही है, ऑडियो चल रही है, या पूरी जो गेम चल रही है, उसके लिए बहुत पावर चाहिए होती है। तो वो जो ग्राफिक एप्लीकेशन है वो कौन देता है, वो देता है ग्राफिक कार्ड आपका, जिसको हम कहते हैं जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। एनवीडिया का जैसे हम लगा लेते हैं, है ना, या एएमडी ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं। तो वो क्या करता है, उस ग्राफिकल एप्लीकेशन को चलाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर ए सिनेरियो, एक सिनेरियो है जिसमें एक यूज़र जो है वो क्या कर रहा है, एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले है। मतलब मान लो कोई टैब वगैरह है जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो रखा है, या फिर मान लो टैब है ना। तो फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शनल डुअलिटी ऑफ दिस कंपोनेंट। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस टच सेंसिटिव डिस्प्ले के बारे में बेस्ट बता रही है। जैसे इट सर्व्स एज बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है। जैसे एक टैब है कंप्यूटर में कनेक्ट है, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह काम करेगा। कैसे, जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक टच पैड ले लिया आपने, है ना, लैपटॉप में जैसे टच स्क्रीन रहती है, तो आपने लैपटॉप में जो टच स्क्रीन है वहाँ पे डेस्कटॉप पे टच किया तो डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, इसका मतलब आपने एक इनपुट कमांड दी। और डेस्कटॉप ओपन हुई, ओपन होकर दिख रही है, तो इसका मतलब वो आउटपुट कमांड है। आपने एक वीडियो पे टच किया तो वीडियो चली, तो जो वीडियो पे टच किया वो एक इनपुट मैसेज गया उसके अंदर, यानी इनपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है। और जब आप वीडियो देख रहे हो तो वो एक आउटपुट डिवाइस की तरह भी काम कर रहा है। तो इसलिए ये कह रहा है कि ये दोनों तरीके से काम करता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों तरीके से, है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन फंक्शन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो टच स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर एक कंप्यूटर, कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम है ऐसा मान लो विद ए मल्टी कोर प्रोसेसर, जिसमें एक मल्टी कोर प्रोसेसर है ना, कंपेयर टू ए, और एक सिंगल कोर प्रोसेसर। मतलब दो तरीके के कंप्यूटर की बात कर रहा है, एक मल्टी कोर प्रोसेसर वाला है, एक सिंगल कोर प्रोसेसर वाला है। तो कह रहा है कि प्राइमरी एडवांटेज क्या रहता है मल्टीपल कोर जो होते हैं उनका, और दोनों की क्लॉक स्पीड सेम है। मतलब मान लो दोनों का जो प्रोसेसिंग रेट है, एग्जीक्यूशन पर सेकंड जो है, वो सपोज मान लो 3.2 गीगाहर्ट्ज़ है दोनों का ही। लेकिन एक जो है वो मल्टी कोर वाला है और एक जो है वो सिंगल कोर वाला है, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा,
तो देखो क्या होता है कि जैसे जो प्रोसेसर होता है उसमें जैसे जो सिंगल कोर वाला होता है वो क्या करता है, एक ही चीज़ को प्रोसेस करेगा एक बार में, दूसरी चीज़ वेट करेगी, पहला ख़त्म होगा तो दूसरा आएगा। लेकिन जो मल्टी कोर प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है कि एक ही चिप में वो कई सारी प्रोसेस को एक साथ क्या करता है, चला सकता है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो इससे क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन है ना, कई सारी चीज़ों का मल्टीपल एग्जीक्यूशन वो कर सकता है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस कंप्यूटर की एफिशिएंसी अच्छी होती है। फिर ऐसे ही एक होता है जिसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसर, ये सिंगल कोर है, ये मल्टी कोर है, एक ऐसे ही होता है मल्टी प्रोसेसर जिसमें क्या होता है कई सारे सीपीयूज एक साथ वर्क करते हैं, है ना, ताकि ज़्यादा पावर दे सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली एक्सप्लेन व्हाई ए टच स्क्रीन कैन बी कंसीडर्ड बोथ, एंड ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन नेविगेटिंग थ्रू ऑप्शंस इन ए डायलॉग बॉक्स और मेन्यू यूजिंग द कीबोर्ड व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टैब की। कह रहा है कि जब आप नेविगेट करते हो तो टैब की का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है, ये मैंने बता दिया। जब मान लो आपने कोई ऐसी एक कोई ऑप्शन वाली चेन खोल रखी है तो फर्स्ट ऑप्शन पे ऐसे सिलेक्ट है, अब जैसे ही टैब दबाओगे तो सेकंड ऑप्शन जो भी होगा ना उस पर चला जाएगा, जैसे ही टैब दबाओगे थर्ड पे चला जाएगा, फिर जैसे ही टैब दबाओगे फोर्थ पे चला जाएगा। तो आप नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन पे क्या कर जाते हो, मूव कर जाते हो, अगर आप टैब बटन का यूज़ करते हो तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन मॉडर्न मदरबोर्ड, मतलब जो आजकल के नए मदरबोर्ड है, कौन सा कंपोनेंट है जो डायरेक्टली क्या करता है, कनेक्टेड टू सीपीयू, सीपीयू के साथ कनेक्ट करता है टू फैसिलिटेट हाई स्पीड कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए ऐसी जो मॉडर्न मदरबोर्ड है उसमें आजकल एक कंपोनेंट आता है जो डायरेक्ट सीपीयू के साथ में कनेक्ट होता है, उसका नाम क्या होता है, उसको हम कहते हैं नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज जो होता है ये मेमोरी कंट्रोलर हब होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है मदरबोर्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और सीपीयू से एक्चुअल में डायरेक्टली कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो हाई स्पीड कम्युनिकेशन होता है ना रैम और ग्राफिक्स के साथ में बना पाता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर और ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। अब देखो विच कंट्रोल कीबोर्ड शॉर्टकट की बात कर रहा है भाई, आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेव की बात कर रहा है तो कंट्रोल प्लस सेव, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस ओ मतलब ओपन, कंट्रोल प्लस एन मतलब अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना हो तब, अगर आपको ऑल सिलेक्ट करना हो मतलब एक आपने टेक्स्ट डॉक फाइल खोली उसके अंदर सारा जो लिखा है आपने उसको अगर सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ऑल दबाओगे, अगर आपको कोई डेटा कट करना है तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर दोगे तो वो कट हो जाएगा, जहाँ पे कंट्रोल वी मारोगे वहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये सारे ही भाई आपको पढ़ने हैं, ज़्यादातर इसके अंदर बहुत सारे ईजी हैं, आप पढ़ोगे एक बार में ही तो आपको समझ आ जाएंगे, है ना। ये थोड़े टफ होते हैं तो इसको थोड़ा बहुत देख सकते हो, बहुत ज़्यादा याद करने की नीड अभी नहीं है, धीरे धीरे कर लेना उसको, ठीक है। तो ये सारा है, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द क्विकेस्ट वे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग एमएस फाइल स्प्रेडशीट, मतलब कह रहा है कि सबसे क्विकेस्ट मेथड क्या है किसी भी एक्सेल फाइल को ओपन कर लेगा। भाई सिंपल सी बात है, उसमें डबल क्लिक मार दो वो ओपन हो जाएगी, या फिर उससे एक थोड़ा डिले मेथड होता है उस पर राइट क्लिक करो फिर ओपन करो, तो वो थोड़ा टाइम लगता है उसमें, और डबल क्लिक मार दोगे तुरंत ओपन हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंट का कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस भी मारते हो तो प्रिंट हो जाता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू सेव ए वर्क बुक इन एम एस एक्सेल 365 सो दैट ओनली व्यूइंग इज अलाउड एंड एडिटिंग इज रिस्ट्रिक्टिव, मतलब कह रहा है कि आपने एक एक्सेल फाइल बनाई उस पर कुछ काम किया और आप चाहते हो कि भाई कोई दूसरा बंदा खोले तो वो बस उसको देख पाए, है ना, उसमें एडिट ना कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो क्या होता है कि वर्कबुक प्रोटेक्ट करने का आपके पास में ऑप्शन होता है जहाँ पर आप उसको रीड ओनली मोड कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करेगा, वो जो बंदा है वो उस एक्सेल को जब भी ओपन करने जाएगा तो वो बस उसको पढ़ ही पाएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, है ना, देख ही पाएगा उसको बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट लाइक एम एस एक्सेल। तो कह रहा है कि जो एम एस एक्सेल है उसका बेसिक फॉर्मेशन जो है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है। तो आप कभी भी एम एस एक्सेल खोलोगे ना तो आपको ऐसे कई सारे टेबल्स दिखाई देंगे। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि इस साइड तो एक रो जा रही है और इस साइड एक लाइन ऐसे है, ठीक है। तो इन दो का एक कॉलम बना, इन दो का एक कॉलम बना, इन दो का एक कॉलम बना, इस तरीके से ये चलता है। तो यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन है जिससे एक स्प्रेडशीट बन रही है और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। ये एक बेसिक इसका फंडामेंटल है। तो ये 2D में चल रहा है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो 2 डायमेंशन हो गया और ये ग्रिड की तरह है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे रोज
और क्या हो गया, कॉलम्स, है ना, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं। जैसे इन दो से एक सेल बन गई, फिर इससे और इससे एक सेल बन गई, ऐसे ही इससे और इससे मान लो ये वाली सेल बन गई। तो रोज और कॉलम मिलके ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो क्या है, 2D स्ट्रक्चर है, जो क्या कर रहा है, कई सारे सेल की फॉर्मेशन कर रहा है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, MS एक्सेल कह देते हैं। वर्कबुक MS एक्सेल में भी सेव करना चाहते हो तो Ctrl+S दबाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच एलिमेंट ऑफ द MS एक्सेल इंटरफेस डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंटली एक्टिव सेल और द सिलेक्टेड रेंज ऑफ द सेल। देखो क्या कह रहा है, जैसे मान लो कि क्या होता है कि जैसे मान लो आप इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 वाले नंबर पे ई वाला कॉलम है ना, 5 वाली रो पे ई वाला जो कॉलम है वो बॉक्स है। अगर मैं कहूँ ये वाला बॉक्स कौन सा होगा, तो आप कहोगे कि 7 वाले नंबर पे डी वाला कॉलम है। क्लियर है। तो जब भी आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करोगे या किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करोगे या कई सारे बॉक्स को सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर उसका नाम दिखाता है। जैसे ये वाला क्या है, ई कॉलम पे 5 नंबर की रो है, तो E5 दिखाता है। तो इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स, मतलब इसमें जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसका नाम दिखाता है कि वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेट्स डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द स्पिल रेंज। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहा है स्पिल रेंज को। स्पिल रेंज क्या होता है, देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज है ना। तो इसके अंदर एक होती है जिसको हम कहते हैं स्पिल रेंज। इट डायमेट्रिकली ए रीसाइज। अब देखो मैं इसमें आपको एग्जांपल से समझाता हूँ क्या चीज़ है। जैसे इन्होंने क्या करा, पहले A2 A5 सिलेक्ट कर रखा था, है ना। जैसे ये A2 है, ठीक है, मतलब ये A2 हो गया, A3 A4 और A5। तो इन्होंने क्या कर रखा है, पूरा कॉलम ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उस पर गुना करके 10% लगा दिया। तो जिससे क्या हो गया, 100 का 10% 10 हो गया, 200 का 10% 20 हो गया, इस तरीके से बन गया। तो ये तो है फॉर्मूला, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस फॉर्मूला पे ये जो 10 वाला था इस पे आपने क्या कर दिया, ये जो A2 से A5 है, तो इसमें आप क्या कर, डबल क्लिक मारो और इसमें आप कुछ भी फॉर्मूले में चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसमें चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा डेटा। तो ये वही कह रहा है कि जब आप स्पिल रेंज, मतलब ये आपने जो रेंज सिलेक्ट करी थी जिसमें जो भी आपने फॉर्मूला लगाया, कुछ भी लगाया, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसके फॉर्मूला को दोबारा से रिसाइज कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए मिक्स्ड सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल। तो सबसे पहली बात, ये जो मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है ये क्या होता है ना। देखो मिक्स्ड सेल रेफरेंस जो होता है MS एक्सेल में, रेफरेंस दैट कंबाइंस बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कंपोनेंट। ठीक है, दो तरीके के पार्ट होते हैं, एक को हम इसमें एक को कह दे रहे हैं रिलेटिव और एक को हम कह दे रहे हैं एब्सोल्यूट कंपोनेंट, ठीक है। तो जो मिक्स्ड रेफरेंस होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे मिक्स्ड रेफरेंस में दोनों पार्ट रहेंगे, आपका रिलेटिव भी रहेगा और एब्सोल्यूट भी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मिक्स्ड रेफरेंस होता है उसमें एक कोई वैल्यू जो होती है ना वो लॉक होती है, वो चेंज नहीं होती। चेंज नहीं होती कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर देखो, आपने F और 2 पे डॉलर साइन लगा दिया, F पे डॉलर साइन लगाया और 2 पे डॉलर साइन लगाया, तो क्या होगा कि जो F की वैल्यू है और जो 2 की वैल्यू है ना, ये आपने लॉक कर दी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसी को कहते हैं कि इन ए मिक्स्ड रेफरेंस इधर द कॉलम और रो इज लॉक्ड। तो अब जब मिक्स्ड की बात हो रही है, तो मिक्स्ड में क्या होता है कि जैसे ए की वैल्यू इन्होंने क्या कर दी, लॉक कर दी डॉलर लगा के, लेकिन 1 जो है इसको लॉक नहीं किया, तो इसलिए ये मिक्स्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इन MS एक्सेल विच फीचर इंश्योर दैट ओनली ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द स्प्रेडशीट इज प्रिंटेड एरिया। अब सिंपल सी बात है, आप कई तरीके से कर सकते हो। जैसे आपने क्या करा, माउस से ये एरिया को सिलेक्ट किया, Ctrl+P मारा, वहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट एज सिलेक्शन एरिया ऐसे ऑप्शन होता है, वहाँ से कर दोगे। या फिर क्या होता है, जब आप इसको ऐसे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर क्या देखते हो, प्रिंट एरिया का ऑप्शन रहता है। ऐसे पेज लेआउट पे आपने क्लिक किया यहाँ पर, फिर पेज लेआउट पे क्लिक करते ही आपको मिलेगा एक प्रिंट एरिया, फिर प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड टू द प्रिंट एरिया आएगा, तो इसमें जो भी सिलेक्ट होगा उससे आपकी क्या होगी, प्रिंटिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज इसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग चेंजेस मेड टू एन एक्सेल वर्क अंडर ए न्यू फाइल नेम। मतलब कह रहा है कि जैसे सपोज मान लो कि आपने एक फाइल पे काम किया, अब XYZ कोई फाइल थी,
अब मैंने काम करने के बाद मैं उसको चाहता हूँ कि वहीं से एक दूसरे नाम की फाइल पे उसको सेव कर दूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि अब इस फाइल को मैं चंदन के नाम से सेव कर दूँ। तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव एज। सेव एज पे क्लिक करोगे, जहाँ भी आपको सेव करना है उस फोल्डर पे आप जाओगे। जाकर आप यहाँ पर उसका नाम रख दोगे, जैसे यहाँ पे चंदन लिख दूंगा और फिर मैं उसको सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगी। अगर मान लो किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक की जगह जैसे पीडीएफ ऑप्शन रहेगा तो पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ में सेव हो जाएगी, है ना। तो आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, आप नाम भी चेंज कर सकते हो, आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन एम एस एक्सेल मोडिफाइज बोथ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर ऑटोमेटिकली व्हेन ए फॉर्मूला इज कॉपीड टू अनदर लोकेशन रिलेटिव रेफरेंस। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा विच टाइप ऑफ सेल रेफरेंस जो होता है एम एस एक्सेल में, जो क्या करता है मॉडिफाई कर देता है दोनों को, फॉर्मूला को भी और लोकेशन को भी। जैसे ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि आपने ये एक प्राइस लिया, ठीक है, ये डी था और इससे आपको इसको गुना करना है। तो आपने इन दो को मतलब यहाँ पे आपने क्या करा, फॉर्मूला बिठाया कि भाई मैं डी टू मतलब इस वाले को गुना करना चाहता हूँ तो डी टू। फिर आपने क्या करा, एक स्टार साइन लगाया, मतलब इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर आपने इसके साथ किया और आपने इस पर क्लिक मार दिया तो आपका आ गया 690। अब आप चाहते हो कि भाई इस पूरे टेबल कॉलम में यही डेटा आ जाए पूरा, ठीक है। तो मतलब आप इसका एक रेफरेंस लेकर इन सब में वही सेम फॉर्मूला डालना चाहते हो, तो अब आप एक एक करके करोगे नहीं। तो आप क्या करोगे, या तो इसको पकड़ के यहाँ पे एक ऐसे प्लस का साइन आएगा उससे खींच के यहाँ तक ले आओ तो ये ऑटोमेटिकली इसका इसका इसमें कर देगा, इसका इसका इसमें कर देगा, इस तरीके से चलेगा। या फिर आप इसमें डबल क्लिक मार दो तो जहाँ तक रहेगा वहाँ तक ये कर देगा। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड मोस्ट इफेक्टिवली नेसेसिटेट द यूज ऑफ ए 3D रेफरेंस विद इन एन एम एस एक्सेल फॉर्मूला। जैसे मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया था कि आप इस साइड जा रहे हो आपको रो मिल रही है, इस साइड जा रहे हो आपको कॉलम मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं 2D स्ट्रक्चर जो एम एस एक्सेल को बताता है। अब एम एस एक्सेल में ये 3D रेफरेंस की बात कर रहे हैं, वो कैसे होगा। वो होता है कि जब आपने क्या करा, आपने ये वाला सेल लिया सपोज, तो क्या हो गया, ये कॉलम और ये रो सिलेक्ट हुई। अब मैं इसको पकड़ के पूरा सिलेक्ट कर लूँ ये वाला पार्ट, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी एक रो आ गई, आपकी एक कॉलम आ गई और आपकी ये डेप्थ आ गई, 3 पार्ट हो गए। तो जब ये 3 पार्ट हो जाते हैं तो वो 3D रेफरेंस बन जाता है, ठीक है ना। तो ये वही कह रहा है, समिंग वैल्यूज फ्रॉम ए स्पेसिफिक सेल अक्रॉस ए सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। मतलब जैसे मान लो मैंने इसको पूरा जोड़ दिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो उस टाइम पर ये इनका डेटा भी जोड़ रहा है तो एक एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो क्या हो गया 3D में चला गया वो, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं 3D रेफरेंस, जिसमें आपकी हाइट आ गई, मतलब ये रो वाला पार्ट आ गया, आपकी विथ आ गई और जो आपने पूरा सिलेक्ट किया उस पर जो काम हो रहा है, जो डेप्थ हो रही है वो भी आ गई, तो 3 पार्ट हो गए इसके, 3D हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन ए रेफरेंस एरर इन एन एम एस एक्सेल फॉर्मूला। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिनेरियो है जो मोस्ट लाइकली क्या करता है, रेफरेंस एरर देता है एक एक्सेल फॉर्मूला में। कैसे देगा, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने 3 डेटा लिखा, 23, 45 और 67, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन तीन को आपको सम करना है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया और मैंने 23 लिया, फिर प्लस मतलब इक्वल टू का साइन लगाओगे, आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, प्लस करोगे, फिर इसको सिलेक्ट कर लोगे, फिर प्लस करोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे, तो एक फॉर्मूला लग गया जो बताएगा कि इन तीनों को आप प्लस कर रहे हो जो 135 है, ठीक है। अब जब आप इसको कॉपी करोगे ना, कॉपी करके जब आप यहाँ पेस्ट करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। क्यों आएगा, क्या होता है कि इस पर्टिकुलर सेल के लिए तो आपने फॉर्मूला इन तीन का फिक्स कर दिया, लेकिन इस पर्टिकुलर सेल में वो डेटा बदल गया, ये वैल्यू आ नहीं पाई, है ना, या कहीं और पेस्ट किया तो ये वैल्यू आ नहीं पाई, जिसकी वजह से ये REF बन जाता है। अगर आपको इसको सही करना है तो आप कंट्रोल पे क्लिक करोगे और वहाँ पे कई सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे 1 2 3 रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3 डालोगे तो ये वैल्यू सीधा यहाँ ले लेगा विदाउट एनी फॉर्मूला। और अगर इसमें फॉर्मूला रहेगा तो ये इसको लेता नहीं है फिर, है ना, क्योंकि ये ऐसे दिखाएगा कि इसके लिए ये वाली थी, तो सपोज इसके लिए कौन सी होगी, ये वाली, और इसमें कोई डेटा नहीं है तो इसलिए ये ऐसे आ जाता है।
और इसमें क्या कह रहा है कि डिलीटिंग ए रो और कॉलम दैट कंटेन सेल रेफरेंस्ड बाय ए फॉर्मूला इन अनदर वर्कशीट। इसमें क्या कह रहा है, जैसे सपोज आपने क्या करा, ये 135 लिया है ना, मैंने कुछ थोड़ा सा अलग बताया आपको, वो भी सही है। इसमें एक आंसर के मुताबिक ये क्या कहना चाह रहा है कि आपने क्या करा कि ये लिया है ना 135। अब ये 135 किससे बना है, इन तीन से बना है। मान लो मैंने इसका डेटा डिलीट कर दिया है यहाँ से, डेल बटन दबा दिया, तो अब ये दो ही रह गए। तो अब क्या होगा ना, ये जो डेटा डिलीट हो गया इसलिए ये एरर देगा, जिसको REF कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में अब ये वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, और जो मैंने बताया वो भी सही है बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन MS Excel स्प्रेडशीट व्हाट डज द सेल B5 मीन्स। B5 का क्या मतलब है, तो B5 का सिंपल सा यही मतलब है कि B कॉलम है और 5 नंबर की रो है ना, B कॉलम है 5 नंबर की रो है, सिंपल सा मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन MS Excel आपने खोला, आपको क्या करना है, प्रिंट प्रीव्यू करना है। तो कुछ नहीं करोगे आप, ऊपर में जाओगे, कोने में फाइल का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाता है कि ऐसा दिखाई देगा। फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर करके देख सकते हो कि कैसा आपको चाहिए। इसी को हम कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वे टू सेव ए वर्कबुक इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वैलिड वे नहीं है अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सेव करना चाहते हो। तो भाई आपकी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुली हुई है, तो पहले आपको या तो Ctrl+S करके सेव करना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे सेव बटन दबाना पड़ेगा। तो वो सही तरीका होता है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे कट कर दोगे तो बहुत बार क्या होता है, आपको सेव करने के लिए ऑप्शन दिखाता नहीं है, तो आपका एरर लॉस, डेटा लॉस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको MS वर्ड आपने खोला और आपको क्या करना है, बुलेट को लगाना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपको बुलेट को लगाना है, यहाँ पर देखो कि आपका एक काम चल रहा है, ऐसे काम चल रहा है। ठीक, तो अब क्या आप चाह रहे हो कि ऐसी लाइन है, आपको यहाँ पर बुलेट लगाना है, कुछ लगाना है, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर लिया सपोज। तो सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर होम पेज पे यहाँ पर आप देखोगे। ठीक, यहाँ पे जैसे पॉइंटर का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे बुलेट बटन रहता है, इस पर क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जो भी आप लगाओ इस तरीके से आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जैसे मान लो आपके पास में एक पावर पॉइंट का डेटा है, उसमें बहुत जगह पे आपने क्या गलती कर दी कि आपको लगाना था दैम, ठीक है, और आपने लगा दिया दा। अब आप चाहते हो कि भाई इस दा को हटा के सारे में दैम हो जाए, तो आप एक ऐसा ऑप्शन होता है, ठीक, जो क्या होता है कि सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाओगे तो यहाँ पर एक फाइंड रिप्लेस करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो दो बार खुलेंगे, तो आप यहाँ पे दा लिख दो और यहाँ पे लिख दो दैम। तो क्या होगा, जितनी भी जगह दा लिखा हुआ है वहाँ पर क्या हो जाएगा, दैम आ जाएगा, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो तो सारा रिप्लेस हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है कि जब आप एक टेक्स्ट रैपिंग करते हो अराउंड एन इमेज इन MS वर्ड विच लेआउट ऑप्शन प्रोवाइड्स द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब देखो क्या होता है कि जब भी आप कोई इमेज लगाते हो ना, तो इस फॉर्मेट में आप देखोगे, इस पर क्लिक करोगे ना तो कई सारे ऑप्शन आपको दिखते हैं, जैसे पोजीशन क्या रहनी चाहिए, रैप टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, तो इन सब के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इस रैप टेक्स्ट के अंदर मिलता है। रैप टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो ये वाला बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के पीछे रखो या फिर टेक्स्ट के ऊपर रखो इमेज को। तो क्या होता है, इससे आपकी ये जो चीज़ें होती है ना, ये हिलती नहीं है ज़्यादा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। फिर कह रहा है कि इफ़ यू मूव टेक्स्ट यूजिंग कट एंड पेस्ट वेयर डज द टेक्स्ट गो बिफोर एंड बीइंग पेस्टेड इन MS। मान लो आपने क्या करा, कोई एक डेटा है ना, उसको कट कर लिया, अब आपने पेस्ट नहीं किया या बाद में पेस्ट किया, तो इसके बीच में जो डेटा होता है वो कहाँ पर रहता है। तो आप ऐसे MS वर्ड देखोगे तो वहाँ पे क्लिपबोर्ड का साइन रहता है, या एक आपका क्लिपबोर्ड होता है कंप्यूटर का, तो उस क्लिपबोर्ड में टेम्पररी तौर पे वो क्या होती है, चीज़ चली जाती है, और जैसे ही आप पेस्ट कर देते हो तो वो रहती है। अगर आप कट कर दोगे तो वो हट के चली जाएगी क्लिपबोर्ड से। तो क्लिपबोर्ड जो होता है ना, एक टेम्पररी जगह होती है जहाँ पर वो डेटा फिर यूज़ होता है या रहता है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन यूटिलाइजिंग द पेस्ट स्पेशल फंक्शन। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने एक MS एक्सेल फाइल खोली, बहुत लंबी चौड़ी थी, उसके कई सारे अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग थी। तो जब आप उसको पूरा सिलेक्ट करोगे, Ctrl+Alt करके आपने कॉपी किया, एक दूसरी सीट में रखा, तो बहुत बार क्या होगा कि पहले जैसी वो दिखती थी अभी वो दिखेगी नहीं। तो जब आप पेस्ट करते हो ना, तो आपको वहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन दिखता है, तो अब आप कंट्रोल पे क्लिक करोगे तब आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे।
तो जैसे 1 2 3 डालोगे तो सिर्फ नंबरिंग अच्छी हो जाएगी, फॉर्मूले हट जाएंगे, परसेंटेज, तो कई सारे ऑप्शन रहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन, है ना, पेस्ट स्पेशल। इस पर क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आप क्या चाह रहे हो उसके हिसाब से रहता है। जैसे मान लो एक कलरफुल डेटा को आपने कॉपी किया है एक्सेल फाइल से, तो अब आप चाह रहे हो कि कलरफुल ना रह के पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाए, तो आप सिंपली क्या कर दो, पेस्ट स्पेशल में जाके 1 2 3 दबा दो, या यहाँ पर 1 2 3 दबा दो, तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल वैल्यू सारी पुट हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप क्या करते हो, एक वाटर मार्क लगाने जाते हो किसमें, एमएस वर्ड में, तो आप कैसे लगाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग्स ऑफर द लीस्ट कंट्रोल ओवर द प्रिसाइज प्लेसमेंट एंड साइज ऑन इस पेज, मतलब बहुत कम दिक्कत से। तो जब भी आप लगाने जाओ, तो आप कोई सी भी इमेज को लगाना चाहते हो, तो आप डिज़ाइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो आप इस तरीके का डेटा भी ले सकते हो डायरेक्ट, या फिर कस्टम वाटर मार्क में जाकर आप क्या कर सकते हो, अपनी खुद की इमेज को अपलोड करके भी डाल सकते हो इसके अंदर। तो इस तरीके से आप वाटर मार्क को डाल सकते हो, है ना। फिर कह रहा है कि एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी मोस्ट सुटेबल इफ प्राइमरी गोल इज टू इंश्योर द presentation option in slideshow view by default for recipient who may not have MS PowerPoint installed। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है। अब आप चाह रहे हो कि एक ऐसे बंदे को आपने भेजी जिसके पास पीपीटी नहीं है, तो किस फॉर्मेट में उसको भेजा जाए कि अगर उसके पास पीपीटी एमएस पावर पॉइंट ना भी हो तब भी वो ओपन कर पाए। तो उस केस में जब आप सेव करोगे, सेव एज करोगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको पीपीटी एक्स से क्या करना है, पीपीएस एक्स, इसको सेव कर लेना है। तो उस केस में क्या होगी, जो फाइल आपकी सेव होगी ना, उस पर जब भी आप डबल क्लिक करोगे वो पूरे बड़े स्क्रीन पे आ जाएगी, एक्सेल फाइल नहीं खुलेगी, सिर्फ एक पीडीएफ की तरह वो ओपन होगी, स्लाइड शो जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन इनिशिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन इन एम एस पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिज़ाइन आइडियाज़। मतलब मान लो कि आपने पावर पॉइंट ओपन किया, आपको क्या करना है, एक कुछ स्लाइड डिजाइन करनी है, तो आपको चाहिए कि कोई टेम्पलेट मेरे को मिल जाए जिस पे मैं सीधा काम करूँ आपको। तो आप क्या करोगे, डिज़ाइन पे क्लिक करोगे, बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिलेंगे, तो जिस पे भी आप क्लिक कर दोगे ना, तो आप को वैसे टेम्पलेट मिल जाएंगे। या फिर मान लो आपका एक एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है, डिज़ाइन पे गए, इस पे क्लिक कर दिया, तो जितना काम था ना आपका, इस टेम्पलेट के ऊपर हो जाएगा पूरा। अब क्या कह रहा है, व्हेन यू री यूज स्लाइड्स विद अनदर प्रेजेंटेशन इन एम एस पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंश्योर्स द इंपोर्टेड स्लाइड रिटेन देयर ओरिजिनल फॉर्मेटिंग। मान लो क्या होता है कि आपने एक पीपीटी पे काम किया था, अब आप दूसरी पीपीटी पे काम कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि इसकी कुछ स्लाइड है या इसकी सारी स्लाइड मैं इसके अंदर ले लूँ। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर सारे स्लाइड को एक एक करके कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगी। या एक दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करो, उसमें न्यू स्लाइड पे क्लिक करो और रीयूज स्लाइड पे क्लिक करो, और फिर आप उस डेटा को इंपोर्ट कर लो। जैसे आप ब्राउज करके ये वाली इंपोर्ट करनी थी, इस पर क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जिससे क्या हो जाएंगी, वो स्लाइड बिल्कुल एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में आ जाएंगी। अब क्या कह रहा है, विच एम एस पावर पॉइंट 2019 अलाउस यू टू रिसाइज, ये मैंने बता दिया, रीयूज स्लाइड्स के द्वारा होती है। तो चलो भाई, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है तो भाई लाइक शेयर कर देना, और अगर आप चाहोगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं बना के दूंगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगी होगी, ठीक है, और बढ़िया लगे तो भाई शेयर कर देना। चलो बाय बाय, टेक केयर।